अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी और मैं हूं शफात अली। ख़वातीन और हज़रात, कल का दिन हमारे शो के दौरान ही एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई और वो ये थी कि कराची स्टॉक एक्सचेंज में जिसको हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी कहते हैं, उस पर दहशतगर्दों ने हमला किया और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पुलिस, पाकिस्तान के वो सिक्योरिटी एहलकार जो कि ज़बरदस्त ट्रेंड हैं, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह 8 मिनट के अंदर अंदर उन चारों दहशतगर्दों को चित कर दिया। बिल्कुल। और शफात, कल हम चेयरमैन स्टॉक एक्सचेंज के सलमान मेहदी साहब को भी सुन रहे थे, तो वो कह रहे थे कि हमें ऑलरेडी पहले थ्रेट्स थे और इस वजह से यहाँ पर ऑलरेडी ड्रिल हो रही थी। आप देखें कि वहाँ पे जो निजी 3 सिक्योरिटी गार्ड थे और उनमें एक सब इंस्पेक्टर थे जिन्होंने कल जाम शहादत नोश किया और यकीनन ये इन्हीं की, जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की हैं, इन्हीं को सेहरा जाता है कि कल स्टॉक मार्केट में, कल अंदर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 1 मिनट के लिए भी शफात ट्रेडिंग नहीं रुकी। जाफिशानी से लोग लड़ते रहे हैं। इनक्रेडिबल। और पूरी दुनिया में पैगाम गया है कि पाकिस्तानी कौम न सिर्फ ये कि हर किस्म के चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार है, बल्कि उसे अपनी सिक्योरिटी पर पूरा एतमाद है। बड़ा ज़बरदस्त मैसेज गया और पूरी दुनिया ने उसकी तारीफ़ भी की है। अच्छी बात यह है कि पूरी दुनिया इस मामले में दहशतगर्दी की मजम्मत कर रही है और पाकिस्तान के साथ खड़ी है। बहुत कुछ है जनाब आज के शो में डिस्कस करने के लिए, बहुत सारे इशूज़ पे बात करेंगे। ख़ास तौर पे कोरोना वायरस के फैलाव के हवाले से जो डिस्कशन है उसको भी आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि कल ऐसा लग रहा था कि अब केसेस 49 होंगे तो अब शायद केसेस कम होने लग जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। आज 137 अफराद जो हैं वो गुज़िश्ता 24 घंटे में जाम बहक हो चुके हैं सिर्फ कोरोना वायरस की वजह से। बहुत कुछ शेयर करेंगे, लेकिन सबसे पहले टॉप स्टोरीज पर नजर आ लेते हैं। तो टॉप स्टोरीज क्या हैं आपने जान लिया। सबसे पहले हम कोविड-19 की जो गुज़िश्ता 24 घंटे में पाकिस्तान में इसने क्या तबाही मचाई, इस हवाले से आपको अपडेट देते चलें कि मुल्क में 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस से 137 अफराद जाँ बहक हो गए हैं और इसके बाद जाँ बहक अफराद की कुल तादाद पाकिस्तान में अब 4304 हो गई है। एनसीओसी के मुताबिक मुल्क में 24 घंटे के दौरान 2846 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पाकिस्तान में कोरोना के 1,06,530 मरीज ज़ेर इलाज हैं, यानी कि ये एक्टिव केसेस हैं और मुल्क में कोरोना से सेहतयाब अफराद की तादाद 98,503 है। ये वो तादाद है ख़वातीन और हज़रात जो उन अफराद की जो कि रजिस्टर्ड हैं, जिनको कोरोना वायरस के सिम्टम्स आए, उन्होंने टेस्ट कराए और उसके बाद वो रिकवर हुए हैं। लेकिन इससे एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जिनको सिम्टम्स आए नहीं आए, उनको फील भी नहीं हुआ, उन्होंने टेस्ट भी नहीं कराया, लेकिन वो रिकवर कर गए कोरोना वायरस से, विच इज़ अ गुड थिंग राइट नाउ। बिल्कुल शफात, और बहुत सारे तो केसेस ऐसे हैं जो अभी रिपोर्ट हो ही नहीं रहे और हमारी जो टेस्टिंग कैपेसिटी है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उतनी बढ़े, यानी कि 50,000 तक जाए, समहाउ वो उतनी नहीं जा सकी। अब हम ज़रा बात कर लेते हैं। कल आपके सामने बाखबर सवेरा लेकर यहाँ पर मौजूद थे तो सुबह 10 बजे के करीब कराची की IH चंडीगढ़ रोड, जो कि सबसे मसरूफ तरीन एक शाहरा है, वहाँ पर वाक़ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे कल सुबह 10 बजे के करीब दहशतगर्दों ने हमले की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर मौजूद बहादुर सिक्योरिटी एहलकारों ने इस हमले को नाकाम बना दिया। असले और बारूद से लेस एक नीली गाड़ी में सवार 4 दहशतगर्दों ने मरकजी दरवाजे पर दस्ती बम से हमला किया, फिर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, लेकिन दरवाजे पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स ने उनको रोका। पुलिस एहलकारों ने डटकर मुकाबला किया और चारों दहशतगर्दों को अंदर घुसने से पहले ही 8 मिनट के अंदर अंदर मार गिराया। पुलिस की रैपिड रिस्पांस फोर्स के जवान रफीक सुमरो ने बताया कि किस तरह उसने सूरत हाल काबू करने की कोशिश की। गेट पे थी, जैसे वो गाड़ी से निकले उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। तो पहले सब इंस्पेक्टर को शूट किया, फिर वो सिक्योरिटी वालों के उनको शूट किया, फिर हमारे 2 बंदे थे उनको भी जख्मी किया। जैसे वो गिर गए तो मैं भी बचा था, तो पहले जो अंदर आया उसको मैंने शूट किया, तो उन्होंने उनको बोला भाई वो एक और भी बंदा यहाँ पे जिंदा जो हमें शूट कर रहा है। चुप गए, तीनों ही चुप गए। मैंने फायरिंग बंद कर दी। उसके बाद 2 अंदर आए, उन्होंने मेरे को नहीं देखा, वो अंदर चले गए। तीसरा बंदा जो पीछे आ रहा था उनको कवर देके उसने मेरे को देख लिया। जैसे उसने मेरे को देख लिया, मैंने उसको शूट लगाई गोलियां, तो उसको लगी तो थोड़ा सा जख्मी हो गया क्योंकि उसके पास जैकेट पर पहना हुआ था। फिर उसने ग्रेनेड निकाला, फिर निकालने वाला तो मैंने उसको सर पे गोली मारी, वो उधर ही गिर गया। उससे 2 आगे चले हैं, एक ग्रेनेड फेंक रहा था, दूसरा जो है फायरिंग कर रहा था। उसे आगे और आगे से भाइयों ने। तुम्हारे साथ और कौन कौन था? तो 2 जो जख्मी हुए हैं वो क्या नाम है उनका? इम्तियाज़ अली शाह और शहजाद अहमद।
रैपिड रिस्पांस फोर्स के जवान रफीक सुमरू का क्या कहना था ये तो आपने सुना। दूसरी जानिब डीजी रेंजर्स मेजर जनरल उमर अहमद बुखारी की बकौल दहशतगर्दों के पास खाने का सामान भी मौजूद था। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की फ्रस्ट्रेशन सबके सामने है, हमला इंटेलिजेंस की नाकामी नहीं है। उन्होंने क्या कहा था आपको सुनवाते हैं। खाने पीने का सामान था, एक गाड़ी जिसमें 4 दहशतगर्द सवार थे वो आए, अंदर जाने की कोशिश की और फायरिंग की। ये वाकया 10:02 पर शुरू हुआ। पूरे वाकये का जो इख्तिताम है 10:10 पे हो गया। तो 8 मिनट की कार्रवाई थी। 2 दहशतगर्द को पहली ही एंट्रेंस पे मार कराया। दहशतगर्द अज़म के साथ बनाए थे, ना सिर्फ वायलेंस करेंगे, लोगों को मारेंगे, बल्कि होस्टेज बनाने के भी इरादा रखते थे। AK-47 राइफल्स थी, ग्रेनेड लॉन्चर्स था, बहुत से ग्रेनेड्स थे। रॉ की फ्रस्ट्रेशन आप सबके सामने। मैं इस वक्त इंटेलिजेंस फेलियर बिल्कुल नहीं कहूँगा। बहुत बड़ा शहर है और ये ऐसे नहीं होता कि एक गाड़ी के अंदर बैठ के 4 दहशतगर्द किसी जगह इकट्ठे सुबह आए और ये काम हो गया। हम प्रिपेयर्ड थे, जब वो आए उनको रिस्पांस मिला। इस तरह की इंटेलिजेंस ना कलेक्शन होती तो शायद हमारा इस तरह का अच्छा रिस्पांस ना होता। जनरल बुखारी और गुलाम नबी मेमन साहब की आपने ये मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस का अहवाल सुना और बात बिल्कुल दुरुस्त है। इस वक्त रॉ की फ्रस्ट्रेशन सबके सामने है। BBC के मुताबिक कल अदम तंजीम BLA ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। अलबत्ता एडिशनल IG कराची गुलाम नबी मेमन कहते हैं कि इस मामले का ताल्लुक सिर्फ BLA तक नहीं, मकामी दहशतगर्द तंजीमें भी मुलव्वस हो सकती हैं। क्या कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। रेकी के बाद हुई होगी तो उसमें किस तरह से ये रेकी की गई, कौन इसमें लोग इन्वॉल्व हैं, लोकल फैसिलिटेशन क्या है, तो ये थोड़ा टाइम आप इंतज़ार करें। यारी के पास कलेक्शन कोफ्ती और भारी तादाद में उनके पास मैगजीन से काफ़ी सारे जो है ना गोलियां उन्होंने पैकेट्स लिए हुए थे। 50 से ऊपर हैंड ग्रेनेड्स उनके पास थे। उस सोलो काम उनके बस की बात नहीं है। और ये पहले भी जितने इंसिडेंट्स हुए हैं उसमें हमने देखा है कि ये कंबाइंड एफर्ट होता है और ये उनका BLA का अकेले का काम नहीं होगा। और यकीनन उन्होंने डिस्पैरेट अटैम्प्ट की है इस तरह का इम्प्रेशन देने के लिए कि कराची में ख़ास तौर पे और सिंध में बदअमनी का मैसेज देने के लिए, जिसमें बुरी तरह से वो अभी तक नाकाम गए हैं। ये एक डिफरेंट इनके स्लीपर सेल्स हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं। उनका जो हैंडलर होगा या जो उनका मास्टरमाइंड है वो एक ही है। और कल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग के अहाते में जो हलाक होने वाले दहशतगर्द हैं उनमें से एक की शनाख्त सलमान के नाम से हुई है, जिसका ताल्लुक बलूचिस्तान के ज़िला कच्छ से है। 10 बरस से स्टॉक एक्सचेंज में 18,000 रुपये माहवार तनख्वाह पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड इफ्तिखार वाहिद 2 रोज़ के बाद रिटायर होने जा रहा था, लेकिन इससे पहले ही वो हमलावरों का मुकाबला करते हुए शहीद हो गए। इसी तरह इस वाक़े में निजी सिक्योरिटी गार्ड्स खुदा बख्श और हसन जत ने भी जाम शहादत नोश किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने दहशतगर्दी की मजम्मत करते हुए शहदा के लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार किया है और इसी तरह आर्मी चीफ ने भी शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फ़ारूक खान साहब, जो कि MD पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हैं। उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। साथ ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं ज़फ़र मोतीवाला साहब, उनको भी हम शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया जी आप दोनों हज़रात का हमें वक्त देने के लिए। सबसे पहले फ़ारूक साहब आपसे शुरू करूँगा। मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक बहुत अहम फाइनेंशियल हब है और एक बहुत अहम बिल्डिंग है। इस पर अटैक कल किया गया, क्या लगता है आपको, क्या मैसेज देने की कोशिश की गई और क्या मकासद हो सकते हैं इसके? जी अस्सलाम वालेकुम जी। और जिस तरह आप लोगों ने अभी रिपोर्ट किया, ये एक बहुत ही बुज़दिलाना और भयानक हमला था और इसको खुदा का शुक्र है मैं खराज तहसीन पेश करूँगा अपने सिक्योरिटी पर्सनल, रेंजर्स, जो पुलिस थे और हमारी अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी फोर्स की, उन्होंने अपनी जान पर खेलकर बहुत जानों को बचाया। और जो आप पूछ रहे थे, PSX जो है ये एक सिंबल है पाकिस्तान की इकोनॉमी का। आपको मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? जी हम सुन सकते हैं आपको। जी पाकिस्तान की इकोनॉमी का एक सिंबल। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से फ़ारूक खान साहब के आवाज़ सही सुन नहीं पा रहे। हम फ़ारूक साहब को दोबारा से कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अब आ रही है आवाज़ आपको? जी फ़ारूक साहब, हमें आपकी आवाज़ आ रही है। फ़ारूक साहब आप प्लीज़ अपनी बात जारी रखिएगा। जी मैं कह रहा था कि PSX जिस तरह आपने कहा पाकिस्तान की इकोनॉमी का एक सिंबल है, ये नेशनल लेवल की इंस्टीट्यूशन है
तो जाहिर इस पे एक अटैक जो है ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर और पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर जो कॉन्फिडेंस है सरमायाकारों का, उसके ऊपर एक अटैक है। और इसको खुदा का शुक्र है बहुत ही जो हमारे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल थे, सिक्योरिटी पर्सनल थे, वो बहुत ही एफिशिएंटली सब कुछ एग्जीक्यूट हुआ और बहुत सारी जानें उन्होंने बचाई अपनी जान पर खेलकर। मगर ये एक सीरियस इंसिडेंट था और आई थिंक हमें उसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है और उसको अंडरप्ले नहीं करना चाहिए, करना हमें क्योंकि हमें विजिलेंट रहना है ताकि आइंदा खुदा न खास्ता ऐसी चीज़ कभी वापस ना हो सके। फारूक साहब ने बिल्कुल सही बात की कि हमें विजिलेंट रहना है ताकि आइंदा खुदा न खास्ता ऐसा कोई दोबारा तकरीब कारी का कोई बड़ा वाक़या ना हो। और बड़े जो हमारे ये 4 सिक्योरिटी, जिनमें से एक सब इंस्पेक्टर साहब हैं और 3 जो निजी सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जिन्होंने नहायत ही जान फशानी का सबूत देते हुए अपनी जानें कुर्बान कर दी, लेकिन उन्होंने एक बड़ा नुकसान होने से बचा लिया। तो आप लोगों की जानिब से क्या सोचा जा रहा है कि वो लोग जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की, इनकी फैमिलीज़ के लिए क्या कुछ किया जाएगा? जी बिल्कुल, ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और आज मैं बोर्ड को भी भेजूंगा अप्रूवल के लिए कि हम लोग एक जो हम सोच रहे हैं कि एक हम फंड कायम करें जिसमें PSX भी कंट्रीब्यूट करेगा और हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि बाकी जिस तरह स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन है, बैंक्स हैं जिनकी ब्रांचेस कोई 12-14 बैंक्स हैं जिनकी ब्रांचेस हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, 530 हमारी लिस्टेड कंपनीज हैं, कि हम सब मिलकर, जिसमें PSX जो है सबसे पहले कंट्रीब्यूट करेगा और उसको मैनेज करेगा, कि एक हम अच्छा फंड बना लें जिससे ना सिर्फ जो शहीद हुए, जिन्होंने अपनी जान पे देकर हमें महफूज रखा है, उनकी फैमिलीज के लिए एक हम कोई या तो रेगुलर इनकम का एक फंड बना लें और जो लोग इंजर हुए हैं उनको भी देखें कि किस तरह उनको अगर कोई हेल्प की ज़रूरत है तो उनके लिए भी हम हेल्प करेंगे। तो ये चीज़ इंशाल्लाह आज हम आई थिंक लेटर टुडे जो है अनाउंस कर देंगे और आपके चैनल से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी सुन रहे हैं लोग जो डायरेक्टली कनेक्टेड हैं स्टॉक मार्केट से, इन्वेस्टर्स, लिस्टेड कंपनीज, बैंक्स, ब्रोकर्स, वो भी हमारे साथ इसमें हेल्प करें हमें, इन लोगों ने जिन्होंने हम सबको बचाया है। और इसके अलावा कोई भी और सिविल ऑर्गेनाइजेशंस, इंडिविजुअल्स इसमें हेल्प करना चाहें तो हम लोग डिटेल्स इसकी अनाउंस करेंगे और आई होप हम सब मिलकर इन लोगों की मदद कर सकेंगे। फारूक साहब, बहुत ज़बरदस्त इक़दाम है ये, लेकिन मैं साथ में ये भी पूछना चाहूँगा कि रफ़ीक सुमरो वो एलीट एहलकार जिसने अकेले 3 दहशतगर्दों को निशाना बनाया, 2 को जाँ भाग किया, 2 को हलाक किया और 1 को ज़ख्मी किया और उसके बाद वो तीसरा भी मर गया, तो उसके हवाले से आपके जहन में है कोई प्लान? क्योंकि कल का जो सारा सिनारियो था उसका हीरो बिलाशुबा रफ़ीक सुमरो ही है और दीगर एलीट एहलकार जो कि वहाँ मौजूद थे। बिल्कुल जी, देखिए इस तरह की चीज़ में एक टीम वर्क होता है। मैं आपको बताऊं, निसार साहब जो हमारे हेड ऑफ सिक्योरिटी हैं और हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हैं, वो सारा वक्त ये जो आप गार्ड रूम दिखा रहे थे उसके अंदर मौजूद थे, कोऑर्डिनेट कर रहे थे सारा एफर्ट, वो एजेंसीज के साथ जो लोग ऑन द ग्राउंड थे। तो सुमरो भाई ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है और जो उनके साथ लोग थे उन्होंने एज ए टीम जो मिलकर काम किया है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि उनको भी रिकग्नाइज करना है और इंशाल्लाह उनको भी हम करेंगे, क्योंकि बहुत जरूरी है। जांफशानी का उन्होंने सबूत दिया है। हमारे साथ सीनियर स्टॉक ब्रोकर और मौशी माहिर ज़फ़र मोतीवाला साहब भी मौजूद है। ज़फ़र मोतीवाला साहब, आपने फारूक साहब की भी गुफ्तगू सुनी और हम क्योंकि खुसूसी आज जब बात करें तो हम उन लोगों को याद भी करें, उन हीरोज़ की बात भी करें जो कि कल शहीद हुए हैं, 4 हमारे से हीरोज़, और हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर देखा है कि उनकी फैमिलीज़ के लिए लोग फंड रेज करने के हवाले से बात करें। तो क्यों नहीं आप लोगों की जानिब से ऐसा कोई फंड बनाया जाता है ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने इतना सर्व किया, जिनकी जिंदगी और अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, लेकिन हमने देखा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर 1 मिनट के लिए भी ट्रेडिंग नहीं रुकी, वो इन्हीं लोगों की वजह से। तो आप लोगों ने सोचा कि इनकी फैमिली के लिए कुछ बेहतर किया जाएगा? बिल्कुल मदिहा, कल से ये जैसे ये इंसिडेंट हुआ है इसके फौरन बाद से ये शुरू हो गई थी कि इनके लिए क्या करना है, क्योंकि ये हम जो डेली स्टॉक एक्सचेंज जाते हैं तो ये हमको एस्कॉर्ट करते हैं, हमको इज्जत देते हैं, हमारे साथ बातचीत करते हैं। और इनमें से एक जो है वो तो आप समझ लें कि वो पीछे जो रेलवे लाइन की एरिया है उधर ही रिहाइश पजीर है। तो ये सब शक्लें हम पिछले सालों से देख रहे हैं और ये अलर्ट होते हैं। इनका काम ये है कि हम सबको चेक करें। फिर इन्होंने ये जब कोरोना वायरस का भी मसला शुरू हुआ तो ये सिक्योरिटी गार्ड्स थे जो ये भी देख रहे थे कि जहाँ 2,500-3 हज़ार लोग आ रहे हैं उसमें ये ना हो कि कोरोना वायरस का जो
वबा है वो फैले। तो ये यही सिक्योरिटी डबल अलर्ट इस दफा। और अलर्टनेस की अब मैं क्या मिसाल दूं, जिस तरीके से ये लोग आए थे टेररिस्ट, उसमें अगर 8 मिनट में उनका सत्यानाश हो गया, फिनिश हो गए वो, तो उससे पता चलता है कि सिक्योरिटी गार्ड भी अलर्ट थे, पुलिस भी वहाँ पर हमारे पास तफरी हमेशा होती है, पाकिस्तान रेंजर्स, पाकिस्तान फौज वो अलर्ट थी। तो ये इन सब की कंबाइन एफर्ट थी जिसकी वजह से ये मसला जो था, जो बहुत बढ़ सकता था, अगर ये कंपाउंड में आ जाते या बिल्डिंग के अंदर आ जाते तो उसको रोक दिया गया। अब जो ये बड़ा साथ ही मेरे ख्याल में यहाँ पे क्रेडिट देना पड़ेगा PSX की मैनेजमेंट को भी, और जिस तरह से जितने ट्रेडर्स, जितने इन्वेस्टर्स मौजूद थे, 1 मिनट के लिए भी ट्रेडिंग नहीं रुकी। पूरी दुनिया तारीफ कर रही है इस मौके पे पाकिस्तान की, और साथ ही एक बड़ा ब्लाइंड ट्रस्ट और एक बड़ा ब्लाइंड फेथ शो हो रहा है हमारे इन्वेस्टर्स का हमारी सिक्योरिटी पे, हमारी सिक्योरिटी की सूरत हाल पे। कल आपने देखा जनरल उमर ने और गुलाम नबी मेमन साहब ने, दोनों ने जो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने बात की और ऐसा लग रहा था कि वो बड़े वसूख से बात करें और आप लोगों की पूरी तायद हासिल है उनको। आप कुछ कहना चाहेंगे इस हवाले से? आप रिपीट करें, क्या कह रहे हैं आप? आपका एतमाद आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज पे बिल्कुल वाजे है, कुछ पैगाम देना चाहेंगे उस हवाले से? ट्रेडिंग जारी रही, पूरी दुनिया तारीफ कर रही है इस मौके पे पाकिस्तान की कि ट्रेडिंग 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ट्रेडिंग ऑन थी, ट्रेडिंग स्टार्ट हो चुकी थी 10 बजे, 10:03 या 4 मिनट पर ये अटैक हुआ है। जो हमारा स्टाफ और जो हमारे लोग थे वो ऑनलाइन बैठे हुए थे, वो ट्रेडिंग ऑन थी, क्योंकि ये बिल्डिंग जो है ये सिंबॉलिक बिल्डिंग है। 1949 से यहाँ पर हमारे बाप दादा लोग बैठे हैं, तो इसका अलर्ट होना और इसका ऑन रहना बहुत ही जरूरी था ऐसे अटैक में, कि भाई ये है ना दुनिया में जाए कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में सबसे बड़ी जो सिंबल होता है वॉल स्ट्रीट का, जो पूरी हमारी गली, पूरा रोड आयतुल रोड जो है वो वॉल स्ट्रीट कहलाता है, उसका जो मेन सिंबल है स्टॉक एक्सचेंज, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, वो बंद हो गई। और ये ही वो चाह रहे थे, टेररिस्ट जो चाह रहे थे वो यही चाह रहे थे कि ये बंद करवा दें किसी तरह, ताकि पूरी दुनिया में ये हो कि जो चाइना ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट की है उसको भी एक झटका पड़े। हर तरीके से कोशिश थी कि किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान की इकोनॉमी को बुरे तरीके से हिट किया जाए। बहुत शुक्रिया जी, सफ़र मोती वाला साहब हमारे साथ मौजूद थे और साथ में हमारे साथ फारूक खान साहब मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। कल का यकीनन जो वाक़या था उसमें हम अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को, वो निजी सिक्योरिटी गार्ड्स जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी, वो सब इंस्पेक्टर जो कि कल शहीद हुए, इनको बड़ा क्रेडिट जाता है, ये हमारे रियल हीरोज़ हैं। और इसके अलावा रफ़ीक सोमरू, वहाँ पे जो रैपिड रिस्पांस फोर्स के जो जवान मौजूद थे, जिन्होंने 8 मिनट के अंदर 4 जो आए तकरीबकार आए थे, जो दहशतगर्द आए थे, उनके पास जो सामान था एग्जैक्टली शफात वो वैसे जैसे चाइनीज़ कॉन्सर्ट में जब हुआ था, वो तमाम तर खाने पीने की चीज़ें भी साथ लेकर आए थे, यानी कि बड़ी लंबी प्लानिंग थी उनकी, बड़ी लंबी प्लानिंग से आए थे। लेकिन जनाब ज़बरदस्त क्रेडिट जाता है सिंध पुलिस को, उनकी ट्रेनिंग को और उन जवानों को जो वहाँ मौजूद थे। लेकिन यहाँ पर कुछ सवालात भी उठते हैं कि इस दहशतगर्द हमले में मुलविस दहशतगर्दों को फंड कौन कर रहा है? इन दहशतगर्दों की कार्रवाइयों में जो पैसा इस्तेमाल हो रहा है, जैसे कि एक दहशतगर्द ने ज़ाती गाड़ी खरीदी और वो क्लियर हुई हुई गाड़ी थी जिसका वो इस्तेमाल कर रहे थे, तो इतना पैसा उनके पास कहाँ से आया? और बात अपनी आइडेंटिटी के बारे में भी उनको कहीं ना कहीं खौफ नहीं था, वरना अमूमी तौर पे ऐसे जितनी भी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ होती हैं उसमें देखा जाता है कि चोरी की गाड़ी इस्तेमाल की जाती है, लेकिन यहाँ पर वो बड़े अपनी तरफ से वो बड़ा ब्रेवी एक्ट कर रहे थे और बारूद की जगह जदीद असलहे से लेस उनकी गाड़ी थी, उनकी उम्रें कम थी। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? 2018 में भी आपको याद होगा जब चीनी कॉन्सर्ट पर भी हमला हुआ था, तो वहाँ पर भी दहशतगर्दों ने अपनी ही गाड़ी इस्तेमाल की थी। कौन इन सब कार्रवाइयों के पीछे जो दहशतगर्दों को भारी रकूम दे रहा है, एक हमने रिपोर्ट तैयार की है, आपके साथ शेयर करते हैं। जनाब, चाइनीज़ फ़ॉरेन ऑफिस ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे हमले की शदीद मजम्मत की है और तर्जुमान दफ्तर खारजा ने, चाइनीज़ दफ्तर खारजा ने बयान जारी किया है कि हमले के मुतासरीन के गम में बराबर के शरीक हैं। चीन हर तरह की दहशतगर्दी की मुखालिफत करता है और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की भरपूर हिमायत करते हैं, कहना था उनका। आपको सुनवाते हैं। We mourn the victims of this incident. We also extend condolences to those injured and the families of those victims. We firmly oppose any forms of terrorism, firmly support Pakistan's efforts in combating terrorism and upholding national security and stability.
और हमने देखा है कि जैसे दुनिया के सामने तो भारत जो अपनी फिल्में बनाता है उसमें अपने जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वैसे बताते हैं कि जी बहुत स्ट्रांग है, बाहुबली हैं, लेकिन जब बात मुकाबले की होती है, बात जम के लड़ने की होती है तो वो बिल्कुल भीगी बिल्ली बन जाते हैं। अब लद्दाख में आपने खुद देखा चीन के हाथों जो उनकी दुर्गत बनी इंडिया की, उसके बाद भारत ने इसका शफात आप गेस करें कि उन्होंने इसका गुस्सा कैसे निकाला होगा, जवाब कैसे दिया मुंह तोड़? मुझे लगता है भारत ने इसमें मेरे ख्याल में या तो इन्होंने कहा होगा कि हम अपने फौजियों का बदला लेंगे, हाँ। और ये क्योंकि ज़ाहिर उनके 20 फौजी डबो के मारे हैं और उनको लातों से बड़ा इंसल्ट करके उनको जो है ना वो वहाँ पे किया, तो मेरे ख्याल में कोई बहुत बड़ा इकदाम करने वाला होगा इंडिया। लेकिन चपात आपने बिल्कुल सही समझा, उन्होंने आपको पता है क्या किया? उन्होंने उनकी 49 जो एप्स हैं वो बैन कर दी। तो इमेजिन एप्स टू मच जिसमें टिकटॉक सर फहरिस्त है, टिकटॉक बैन कर दिया। खवातीन हज़रात, ये मेरे ख्याल में अब तो मतलब मुझे लगता है, अल्लाह मुझे माफ़ करे, चाइना बैंकरप्ट हो जाएगा इसके बाद। तो टिकटॉक बैन हो गई तो मतलब चाइना के पास तो और कुछ है नहीं। जी जनाब, अब ये खबर सामने आई है जनाब कि ये जो इंडिया की इंसल्ट हुई है लद्दाख में, जहां चाइनीज ने 135 किलोमीटर अंदर घुस के इंडियन फौजियों को गिच्ची से पकड़ के दरियाए गलवान में डुबकियां दी हैं और डबो डबो के उनको मारा है। उनकी जैसे माजरत के साथ लफ्ज बड़ा अजीब है लेकिन गिदड़कुट लगाई है। उसके जवाब में भारत या तो कहता कि नहीं हम फौजी इंसल्ट हुई है, हम फौजी बदला लेंगे, नहीं करते ना, नहीं वो कुछ नहीं किया। ये काम उनका सिर्फ उन पे चलता है, जैसे मजलूम कश्मीरी, निहत्ते कश्मीरी, हाँ। कश्मीरी खवातीन, उनके ऊपर उनका जोर चलता है। लेकिन जब बात आती है चाइना को जवाब देने की, क्योंकि उनको पता है चाइना को आंखें दिखाएंगे तो चाइना तो उनकी गिच्ची में रोड़ेगा, तो उस मौके पे भारत करता है टिकटॉक को बैन। और अर्नब गोस्वामी, बिल्कुल, अच्छा टिकटॉक पे इनका ईसाद ये भी कहना है, उनका कहना है कि जी टिकटॉक पे वीडियोस ऐसी बनाई जा रही थी बार बार कि जिससे जो भारत के जो लोग हैं उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, भारतीय फोर्सेस का मजाक उड़ाया जा रहा है, इसलिए हम उनकी जो 59 ऐप्स है पकड़ के वो हमने उसको बैन कर दिया। और जो अर्नब गोस्वामी की आप बात कर रहे थे शफात, कल तो उन्होंने हमारा हसास आके बुरा हाल कर दिया। ओहो, अगर अर्नब गोस्वामी की वीडियो मौजूद है तो यार प्लीज जरा नाज़रीन को भी दिखाइए, ये ज्यादती हो जाएगी। जो उन्होंने नए भारत की नया भारत The sheer suddenness, ऐसे sheer suddenness, it was so quick। जितने मुंह से गोलाबारी अर्नब गोस्वामी करता है ना, गेम्स ऑफ थ्रोन्स के चौथा ड्रैगन तो वैसे उन्होंने कंफर्म होना था। मैं कहती हूँ उन ड्रैगन्स को भी उन्होंने पीछे छोड़ देना था, लेकिन हसास आके बुरा हाल कर दिया। तो उन्होंने कहा कि अब चाइना याद रखेगा, अब चाइना को पता चलेगा। और उसके बाद जो नया भारत की उन्होंने मिसाल दी है ऐप्स बैन करके। देखिए एक वो जो ड्रैगन थे गेम ऑफ थ्रोन्स वाले, उनके मुंह से आग निकलती थी, इनके मुंह से सिर्फ मुग़ल्लज़ात निकलती हैं। तो जनाब यहाँ वक्त एक क्या करें, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक ले ले, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हम आपके साथ यहीं पर मौजूद हैं। हमें मालूम है कि आप लोग घरों में मौजूद हैं, लॉकडाउन है, घरों से बाहर नहीं निकलना, तो आपको एंटरटेन भी करेंगे, खबरें भी देंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको बाखबर सवेरा में। और एक बड़े अरसे से हम बात कर रहे हैं निजी स्कूलों की फ़ीस के मामले पे, क्योंकि स्कूल्स बंद हैं और जो जितनी एजुकेशन हो रही है वो ऑनलाइन हो रही है, लेकिन स्कूल्स फ़ीस पूरी दे रहे हैं। और सिंध हाई कोर्ट का जो हुक्म आया था, जिसमें हुकूमत का एक फ़ैसला माज़रत चाहूँगा कि जो आया था, जिसमें कहा गया था कि अप्रैल और मई की फ़ीस में 20% रियायत दी जाए, अब प्राइवेट स्कूल्स ने हुकूमती फैसले को मानने से इनकार कर दिया है। जबकि कोरोना की वबा के बावजूद आप जानते हैं कि चंद स्कूलों ने फीसों में भी इजाफा कर दिया, जिसकी वजह से वालिदैन अब सख्त ज़्यादा परेशान है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास अब रोज़गार के वो वसाइल ही मौजूद नहीं है और लोगों में अब पेरेंट्स में काफ़ी ज़्यादा बेचैनी पाई जाती है। डीजी कॉलेज डॉक्टर मंसूर हुसैन सिद्दीकी की जानिब से कोई नोटिस भी इस हवाले से नहीं लिया जा रहा है और वालिदैन मुसलसल ये शिकवा कर रहे हैं कि स्कूल साफ इनकारी हैं कि उन्हें महकमा तालीम की जानिब से ऐसा कोई नोटिस नहीं मिला। अप्रैल में सिंध हुकूमत की जानिब से तमाम निजी स्कूलों में 2 माह की की जो फीसेस थी उनमें 20% रियायत का ऐलान किया गया था। ऐलान ज़रूर किया गया था, लेकिन ये 20% रियायत कौन से स्कूलों में की गई ये अभी तक मालूम नहीं हो सका। इसी बारे से मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर तालीम से, उनसे जॉइंट गनी साहब हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन सईद गनी साहब से पहले हम इसी हवाले से, क्योंकि बहुत अहम मसला है, प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन सिंध के चेयरमैन सैयद तारिक शाह हमारे साथ मौजूद है। तारिक शाह को मैं भी गुफ्तगू करेंगे।
तारिक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बाखबर सवेरा में वक्त किया। ये बताइएगा कि क्या मसला है ऐसा कि जहाँ फीसें कम करने के हवाले से बात की जा रही थी, देखिए बच्चे स्कूल नहीं जा रहे तो वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो इस्तेमाल होता था वो इस्तेमाल नहीं हो रहा, स्कूलों के खर्चे भी कम हो रहे हैं, उसके बावजूद फीसें बढ़ा दी गई, इसका क्या तुक बनता है वैसे? जी देखिए, बिल्कुल ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि 20% जब प्रोडक्शन के लिए कहा गया तो देखिए मैंने जैसे पहले भी आपके प्रोग्राम्स में कहा कि स्कूल की जो है वो फिक्स कॉस्ट है और ये वो कॉस्ट है जो हमें चाहे स्कूल खुला हो या बंद हो, हमें वो कॉस्ट इंकर करनी होती है, पे ऑफ करना होता है। सैलरीज पूरी देनी है, बिल्डिंग के रेंट्स पूरे देने हैं। के इलेक्ट्रिक ने बिलखुसूस कराची के अंदर तो बहुत ही तबाही मैं कहता हूँ उसको मचाई है कि जो बिल्स हैं खाली बिल्डिंग के भी बिल्स आ रहे हैं तो और एडजस्टमेंट का कोई नामो निशान नहीं है। जो कहा जा रहा था कि एडजस्टमेंट कर दिया जाएगा, बल्कि मजीद जब जो करंट मंथ के बिल्स आए वो भी और बढ़कर आ गए। तो देखिए अखराजात बढ़ते चले जा रहे हैं। तो तारिक शाह साहब, ऐसा क्या हो रहा है खाली स्कूल बिल्डिंग्स में? आजकल बिल्डिंग्स तो बंद होनी चाहिए ना, तो ऐसा क्या हो रहा है कि उनके अब के इलेक्ट्रिक के बिल्स ज्यादा आ रहे हैं? यही तो हमारा सवाल है। और बल्कि ये जो कमिंग वीक है इसके अंदर हम के इलेक्ट्रिक के लोगों से मुलाकातें भी हैं कि जो खाली बिल्डिंग्स के जो तारिक शाह साहब, एक सवाल क्या मजीद बनता है, अगर के इलेक्ट्रिक आपकी खाली बिल्डिंग्स को ज़्यादा बिल भेज रही है तो क्या इसके ज़िम्मेदारान वहाँ पे मौजूद तलबा के वालिदैन हैं कि ये पैसे उनसे लिए जाएंगे या आपके इलेक्ट्रिक से मिलके ये मामला हल करेंगे? देखिए जहाँ तक बात ये है कि देखिए फीस जो है वो तो इन्हीं सब चीज़ों से बनती है ना, जो डिक्लेयर की जाती है कि ये खर्चात। तारिक शाह साहब, फीस का मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं, अगर आप फीस के स्ट्रक्चर से वाकिफ नहीं, एक होती है ट्यूशन फीस जो कि फिक्स होती है और फिक्स रहनी चाहिए, और बाकी होते हैं लाइब्रेरी फंड, ट्रांसपोर्ट फंड, और ये सब चीज़ें मिला के आखिर में एक लम सम जो होता है वो पे किया जाता है। ऐसा क्या हुआ है कि आपको अब वो ट्यूशन फी फिक्स रहनी चाहिए, उसमें कोई वो कबात नहीं है, लेकिन जो बाकी फंड्स हैं वो अब वालिदैन से वसूल न सिर्फ किए जा रहे हैं बल्कि बढ़ा के वसूल किए जा रहे हैं, वो समझा दीजिए। यस, तो देखें वो जो है जो चंद स्कूल कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, ये तो मैं एग्री करूंगा इस पर कि इस वक्त अदर चार्जेस का टाइम नहीं है और अदर चार्जेस इनकर नहीं हो रहे। तो जो ट्यूशन फीस है बस वही ली जाए बच्चों से, और जो 2 मंथ्स के लिए जो 20% रिडक्शन कहा गया था, अगर किसी स्कूल ने नहीं दिया, कुछ स्कूल जो है वो कोर्ट में गए हुए हैं जो कि कुछ बड़े नाम है, इसी वजह से जो है उनकी फी रिडक्शन डिले हो रही है, क्योंकि अब अगस्त के अंदर जो है वो कोर्ट की हियरिंग चली गई है। लेकिन जो मेजॉरिटी स्कूल्स हैं उन्होंने अप्रैल एंड मई में कर दिया था, जो नहीं कर पाए थे वो अब नेक्स्ट चीज में एडजस्ट कर रहे हैं उनको। तो देखिए ये तो हमें करना है, भी वैसे चीज नहीं की जा रही। शाह साहब एक मुझे बात बताइएगा, अभी आपने खुद कहा कि जो स्कूल ऐसा करें वो गलत कर रहे हैं, और फिर अभी आपने के इलेक्ट्रिक की बात भी कर दी कि जी जो स्कूल की खाली बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे बिजली के किराए इतने ज्यादा आ रहे हैं कि उनको फीसों में एडजस्ट करना पड़ा है। तो वही तो हम बात कर रहे थे कि ये तो पेरेंट्स का नहीं बनता, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल ही नहीं भेज पा रहे, वो ट्यूशन फीस अदा करें, वो पूरी की पूरी फीस बड़ी मुश्किल से अदा करें, अगर उस पर अगर के इलेक्ट्रिक ने आप स्कूलों को बिल ज्यादा भेज दिया तो वो माँ बाप पे लाद देना क्या वो सही बात है? मतलब माँ बाप आप समझते हैं कि वो लेकिन जो के इलेक्ट्रिक के चार्जेस जो आ रहे हैं वो हम अपने इश्यूज बता रहे हैं, लेकिन वो जो चार्जेस हैं वो ट्यूशन फी में इंक्लूडेड होते हैं, उसके कोई अदर चार्जेस लगा के नहीं देंगे। तो वो मामला अलग है। जो 20% रिडक्शन का आपने कहा था कि जो स्कूल नहीं दे पा रहे, मुश्किल जो सही तरह अमल नहीं हो पा रहा, उस पर मैं अपने जो प्रॉब्लम्स हैं वो मैं आपसे शेयर कर रहा था कि हमारे एक्सपेंडिचर मजीद बढ़ते जा रहे हैं, तो उस हिसाब से हमने फीस तो नहीं बढ़ाई, लेकिन हम वो 20% रिड्यूस करने में हत्तुल इम्कान कोशिश कर रहे हैं कि अगर आगे जाके करें, ये कब तक रिड्यूस कर दिए जाएंगे? हम ये इंतजार करते रहे, क्योंकि हम मुसलसल इस हवाले से बाखबर सवेरा में बात कर रहे हैं कि जी 20% जो कमी की गई है वो में नजर आए। पेरेंट्स जहाँ पे आके हमारे पास बात कर चुके हैं वो 20% वो कमी नहीं की गई, बजाय कि अब कमी की जाती जिसका हम इंतजार कर रहे थे, पैसे मजीद बढ़ा दिए गए, वो भी एक ऐसे टाइम में जब बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, स्कूल की बिल्डिंग्स बंद पड़ी हैं, क्योंकि जो फीस स्ट्रक्चर है उसमें तो जनरेटर के भी पैसे आ जाते हैं कि जी जनरेटर का किराया है, इन चीज़ों का किराया है, वो तमाम तो चीज़ें भी इस्तेमाल नहीं हो रही, लेकिन फिर भी इसको काटने में इतनी दिक्कत क्यों है, इतनी दुश्वारी क्यों है? देखिए ये मैं आपको बताऊं, मेजॉरिटी स्कूल्स ने 20% रिड्यूस कर दिया है। इसकी तायीद या इसकी इंडोर्समेंट जो है वो मिनिस्टर एजुकेशन ने अपनी लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में की थी कि 20% मेजॉरिटी स्कूल्स ने कम कर दिया है, लेकिन जो कंप्लेंट शायद आपके पास आ रही है वो 2% स्कूल्स या 3% स्कूल्स की हैं। तो वही वाली बात क्या किया जा रहा है? क्या ऐसे स्कूल जो कि अभी भी लोगों से इजाफी फीस वसूल कर रहे हैं, क्या उनकी रजिस्ट्रेशन मनसूख करना कोई ऐसा इकदाम अमल में है?
देखिए स्टार्टिंग के अंदर जब ये पेंडेमिक स्टार्ट हुआ था, जब 20% का इनिशियली कहा गया था, उस वक्त तो नोटिफिकेशन जारी किए गए थे, शो कॉज नोटिस जारी किए गए थे। लेकिन अब देखिए ये डिपार्टमेंट जो है, ये तो एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध का है कि फोन रजिस्ट्रेशन कैंसिल करे या जो भी एक्शन लेना चाहता है, वो अगर लॉ अवॉइड नहीं कर रहे तो वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध का काम है। लेकिन गवर्नमेंट सिंध ऑब्वियसली इसलिए बाउंड हो, आपको जो नजर आ रही है वो ये है कि जो स्कूल्स कोर्ट में गए हैं उनकी हियरिंग की डेट अब अगस्त, यानी कि गवर्नमेंट सिंध का काम है कि वो तमाम तर स्कूल जिन्होंने फीसें जो हैं वो कम नहीं की वो इनके खिलाफ एक्शन ले, और जिन्होंने फीसें बढ़ाई हैं वो इनके खिलाफ एक्शन ले। खुद प्राइवेट स्कूल जो एसोसिएशन है, जिनकी मैनेजमेंट है, वो इनके खिलाफ ऐसे कोई एक्शन नहीं लेगी। बहुत शुक्रिया जी, सईद तारिक शाह मौजूद थे इस हवाले से। आगे बढ़ते हैं जनाब और बात करते हैं ज़रा लाहौर की। और लाहौर पुलिस जो है वो दावा कर रही है जनाब कि उसने जिंदा दिलों के शहर को शीशा बार्स जैसी बुराई से पाक कर दिया है, मगर लाहौर के दिल गुलबर्ग में भी अब सरेआम शीशा की फरोख्त जारी है। और इसी वाले से मजीद जानते हैं ARY न्यूज़ के नुमाइंदे अहमद खोकर से। जी अहमद। और एक गुफ्तगू के सिलसिले को हमने मज़ीद आगे बढ़ाना है, कोरोना वायरस के हवाले से बात करनी है, क्या होने जा रहा है, मगर ये सब एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक टू बाखबर सवेरा। और हम ज़रा एक बार फिर से बात करेंगे कोविड-19 के हवाले से, क्योंकि कोविड-19 इसको रीड करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। बहुत सारे लोग इसके बारे में डिफरेंट किस्म की पेशगोइयाँ देते हैं वो, लेकिन उन तमाम तर पेशगोइयों को अब ये जो वायरस है झूठा साबित करता हुआ जा रहा है। कल हमने देखा कि पाकिस्तान में जो अमवात की तादाद थी बहुत कम थी, इस वजह से बहुत सारे लोगों में हौसला पैदा भी हुआ कि अब लग ये रहा है कि जो वायरस है ये अब पाकिस्तान की जान छोड़ने वाला है। लेकिन आज हम सुबह सो के उठे तो हमने देखा कि 137 अफराद जो हैं वो इस वायरस की वजह से जाँ भाग हो गए। तो इसका मतलब है कि इस वायरस की नेचर को हम रीड तो कर नहीं सकते, लेकिन अभी भी चांसेस है कि आगे और मजीद अमवात होंगी। शफात जी जनाब, और साथ में मदीहा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है वो है पाकिस्तान की टेस्टिंग कैपेसिटी, जो बज़ाहिर ऐलान किया जा रहा है कि 70,000 टेस्ट पर डे तक पहुंच चुकी है, लेकिन हकीकतन 21-22 कल भी 20,000 टेस्ट हुए हैं और हमने जो टॉप अचीव किया है वो 31,000 टेस्ट हैं। और ये वही दिन है कि जिस दिन मुल्क में सबसे ज़्यादा 6,500 केसेस रिपोर्ट हुए थे। लेकिन माहिरीन क्या कहते हैं उस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब जावेद अकरम साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें वक्त देने के लिए बाखबर सवेरा में। डॉक्टर साहब, क्या है ये वायरस और आपको क्या लगता है, कहा जा रहा था पीक जून में आएगा, पीक जुलाई में आएगा, पीक अगस्त में आएगा। अभी जब हम डॉक्टर से बात करते हैं जो ICUs में या जो कोरोना वार्ड में मौजूद हैं, वो कह रहे हैं ईद का रश ज़रा कम हुआ है, लेकिन वी आर प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट वेव। थैंक यू शफात। देखें ये वायरस जो है स्टिल आई थिंक वी आर लर्निंग, ये मिस्ट्री हैज़ नॉट बीन रिजॉल्व सो फार फ्रॉम द वर्ल्ड। और देखें इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो वायरस है, एक होस्ट रिस्पॉन्स है। हमारी होस्ट रिस्पॉन्स डिपेंडिंग अपॉन वी आर मेल और फीमेल, हाउ ओल्ड वी आर, वेदर वी आर स्मोकिंग स्टेटस, अभी आप शीशे पे बात कर रहे थे, तो दीज थिंग्स मैटर ए लॉट। और कोमोबिडिटीज़, हम में शुगर है, ब्लड प्रेशर है या क्या है, तो ये सारी चीज़ें डिटर्मिन करती हैं कि वायरस की। सबसे पहले तो वायरस जो मौजूद है, अब ये तो देखें मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा स्टूडियो हाउस रह गया है, मीडिया हाउस रह गया है, या दफ्तर रह गया, यूनिवर्सिटी रह गई, या घर रह गया जहाँ के कोई भी ना अफेक्ट हुआ हो। मेरा ख्याल है ऐसे अगर आप जाएं एक सर्वे करें तो हर घर में किसी नौकर को, किसी मालिक को, किसी को ये घर घर की चीज़ है। तो इसलिए जो तो आप टेस्टिंग की बात कर रहे थे, तो देखें अब टेस्टिंग की इंडिविजुअल्स में कोई फ़ादियत इतनी नहीं रह गई। मैं तो ख़ुद अपने मरीज़ों में नहीं कराता। अगर एक मरीज़ को यही अलामात हैं और साथ उसकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री भी है कि उसके वालिद को हुआ था या उसके हस्बैंड को हुआ था, तो ऑब्वियसली कोई वो ख़ुद भी नहीं कराते और हम भी उनको इंसिस्ट नहीं करते। हम कहते हैं आप क्वारंटाइन कर लें और आप 12 दिन बाद ईज़ आउट कर दें। और आप डेफिनेटली, क्योंकि हमने ये लर्न कर लिया कि जो एसिम्प्टोमेटिक लोग हैं वो ट्रांसमिट नहीं करते, जिनको माइल्ड डिजीज़ है वो भी ट्रांसमिट बहुत थोड़े दिनों करते हैं। 12 दिन के बाद
तकरीबन ये नेगेटिव हो जाए या ना हो जाए, टेस्ट का पॉजिटिविटी का ये मतलब नहीं, इफ़ यू कंटिन्यू टू हैव पॉजिटिव टेस्ट, कि एक तो डिजीज़ है आप में और ये भी मतलब नहीं है कि आप ट्रांसमिट करते जा रहे हैं। तो इसलिए अब ये क्लिनिकल डायग्नोसिस हो गया एज एन इंडिविजुअल, लेकिन गवर्नमेंट के स्केल पे, लेकिन उसने तो प्लान करना है रिस्पॉन्स इस पे कि जी कितने टेस्ट हैं और किस तरह बढ़ रही है और किस तरह कम हो रही है। तो उनको डेफिनेटली रैंडमाइज टेस्टिंग करनी चाहिए, पॉपुलेशन बेस्ड करनी चाहिए, नॉट ओनली पेशेंट्स, मगर कोई रैंडम मस्जिदों को लेके उसका तीसरे घर में जाके उसके सैंपल्स करने चाहिए ताकि आगे वो प्लान कर सकें। तो मैं समझता हूँ कि हर लेवल पे एक आसपास ऐसे बहुत सारे केसेस देखे जो कि एसिम्प्टोमेटिक हैं और पॉजिटिव भी हैं, लोगों को ट्रांसमिट भी नहीं करे बट एसिम्प्टोमेटिक है, तो समहाउ उनको भी क्वारंटीन करना चाहिए। ये कहिएगा कि जैसे आपने बोला कि 12 दिन के बाद से जो आइसोलेशन से निकल आना चाहिए, तो क्या 12 दिन के बाद वो कोविड-19 के पेशेंट जिनके सिम्टम्स काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, वो दूसरों को इन्फेक्ट करने के उनके चांसेस कम हो जाते हैं? क्या ऐसा पॉसिबल है? ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाते हैं। देखें श्रेडिंग, वायरस श्रेडिंग एक और चीज़ है। देखें मैंने खुद देखा है, अभी भी मेरे मरीज़ हैं जिनको मार्च में हुआ था और अभी तक वो बीमार हैं, तो उनके लंग डैमेज परमानेंट हो चुका है या उनको नमोनियाज हो चुके हैं या उनके किडनी डैमेज हो चुका है, तो वो तो ज़ाहिर है एक बीमारी का आफ्टरमाथ है जो कि रहेगा। इसका ये मतलब नहीं कि वायरस उनके बॉडी में मौजूद है। तो वी आर ट्रीटिंग दोज पेशेंट्स। अभी हम एक स्टेम सेल पे थेरेपी शुरू कर रहे हैं उन लोगों को जिनके लंग इररिपेरेबली डैमेज हो गए और जो ऑक्सीजन के बगैर आज 3 महीने बाद भी नहीं जिंदा रह पा रहे, उनमें हम स्टेम सेल शुरू कर रहे हैं थेरेपी। तो इस तरह की वो तो जो उसने वायरस ने करना था कर चुकी है, दैट डजंट मीन कि वायरस अभी भी मौजूद है। तो जो खासकर जो मैं बात कर रहा हूँ कि वायरस की जो इन्फेक्टिविटी है वो काफ़ी जल्दी ख़त्म हो जाती है। सिर्फ जो सीवियर डिजीज़ वाले हैं उनमें, अच्छा एक और भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जिनको माइल्ड डिजीज़ है या जिनको एसिम्प्टोमेटिक डिजीज़ है, उनकी एंटीबॉडी लेवल बहुत जल्दी फॉल कर रहा है। और ये भी हम टेस्ट कर रहे हैं कि जो इससे रिकवर कर गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये बड़ा अजीब नुक्ता आपने बताया डॉक्टर साहब, थोड़ा सा इसको एलैबोरेट कीजिएगा कि जो एसिम्प्टोमेटिक हैं उनकी एंटीबॉडी फॉल कर रहे हैं, यानी वो ज़्यादा प्रोन हो रहे हैं या वो ज़्यादा वल्नरेबल हो रहे हैं टुवर्ड्स डिजीज़ नाउ? देखें शफात, ऑलरेडी आई हैव सीन अबाउट 3 केसेस जिनमें ये दोबारा सेकंड अटैक भी हुआ है और सेकंड अटैक उनमें काफ़ी बल्कि सीवियर हुआ है पहले से। तो इसलिए मेरा ये गुजारिश है कि जो आप रिकवर कर भी चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करें, वेदर द एंटीबॉडीज़ आर देयर और नॉट, बिकॉज द एंटीबॉडीज़ आर गोइंग टू फॉल वेरी रैपिडली। अभी अगर आप नेचर का आखिरी देखें जो उनका जर्नल आया है तो उसमें भी उन्होंने यही डिस्कस किया है कि जो एसिम्प्टोमेटिक हैं और जो माइल्डली सिम्प्टोमेटिक थे उनमें अव्वल तो एंटीबॉडीज़ इतनी बनी नहीं, और बनी भी हैं तो वो 4 वीक्स बाद उनका टीटर प्रोटेक्टिव लेवल से कम हो गया और कईयों में ये डिसअपीयर हो चुका है लेवल। तो इसलिए ये जो एक मिसपरसेप्शन है कि जी बहादुरी का कि जी अब तो मुझे तो हो गई, मैं तो खुली छूट है, कोई मास्क की ज़रूरत नहीं है, कोई सोशल या फिज़िकल डिस्टेंसिंग की ज़रूरत नहीं है, कोई इतनी प्रिकॉशन की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल गलत है। इसलिए मेरी यही गुजारिश होगी आपके ज़रिए कि जिनको हो भी चुका है अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, लेकिन दे मस्ट रिमेन एंड केयरफुल और अपने आप को बचाएं मज़ीद वायरस के एक्सपोजर से, क्योंकि ये कोई कहीं भी प्रूव नहीं हुआ कि ये लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी, जो हम हर्ड इम्यूनिटी की बात करते थे, वो एक तारीख का हिस्सा बन गई जो बिल्कुल गलत थी। और आपके शो पे भी मैंने उस वक्त कहा था कि ये भी बिल्कुल है ही नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं थी। जो पॉलिटिशियंस ने बहुत पॉलिटिशियंस ने इसका जिक्र किया था, बहुत पॉलिटिशियंस ने इसका जिक्र किया था। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जावेद अकरम साहब हमें बता रहे थे रीइंफेक्शन मौजूद है खासतौर पर उन अफराद में जो एसिम्प्टोमेटिक हैं और पहले से ज़्यादा शिद्दत से है। बिल्कुल, और क्योंकि इसके सिम्टम्स काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं, लेकिन एक चीज़ जो डॉक्टर साहब ने बताई थी उससे थोड़ी बहुत तसल्ली हुई कि हम ऐसा कह रहे थे कि वो कोविड-19 के पॉजिटिव केसेस उनको तकरीबन, क्योंकि 3-3 हफ्ते शफात अब लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, तो हमने उनको 3-3 हफ्ते जो आइसोलेशन में रखा है तो उनसे का नफ्सियाती प्रॉब्लम इनको शुरू हो रही थी, क्योंकि एक मेंटल दबाव में भी वो आ जाते हैं। तो अब यानी कि 12 दिन के बाद आप आइसोलेशन से निकाल सकते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको बाखबर सवेरा में। ब्रेक पे जाने से पहले हम डिस्कशन कर रहे थे कुछ नए इश्यूज़ के हवाले से। टॉप स्टोरीज पे जाने से पहले एक अहम खबर शेयर करते चलें आपके साथ एहतसाब अदालत इस्लामाबाद से, जहां तोशाखाना रेफरेंस में
आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं कि नवाज शरीफ के नाकाबिल जमानत वारंट पर कोई अमल दरामद नहीं हो सका। नवाज शरीफ दानिस्ता तौर पर अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन रहे। एहतसाब अदालत ने आसिफ अली जरदारी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी है। एहतसाब अदालत में रेफरेंस पर समाअत 17 अगस्त तक अब मुलतवी कर दी गई है। तो जनाब, ये तो वो ब्रेकिंग न्यूज़ थी जो हमने आपके साथ शेयर की, मगर बाखबर सवेरा में आपके साथ हमने बहुत कुछ शेयर करना है और बहुत सारी नई चीज़ें भी हैं, बहुत सारे नए इश्यूज़ भी हैं जिन पे बात करनी है। ख़ास तौर पे पेट्रोलियम बहरान के हवाले से कल अरशद शरीफ ने अपने शो में इस हवाले से कुछ अहम इंकशाफात किए हैं, वो भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। और साथ में हम फिर से बात करेंगे क्योंकि कल हम बात नहीं कर सके थे, कल हमारे पास ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई थी, लेकिन जो अब वेंटिलेटर्स बन के जो NDMA के हवाले किए जाना, तो फवाद चौधरी साहब से भी हम कोशिश करेंगे वो हमारे साथ मौजूद हो। लेकिन सबसे पहले हम नजर डालेंगे टॉप स्टोरीज पे। पेट्रोलियम डिवीजन की जानिब से बड़ी ऑयल कंपनीज को फायदा देने से मुतालिक अहम इंकशाफात। मार्च में इंपोर्ट पर पाबंदी और रिफाइनरीज बंद कराएं। ठीक 2 माह बाद निर्खों में रद्दोबदल 15 रोज में करने की तजवीज़ डाली। ओगरा ने एतराज़ात उठा दिए, वाज़ेह किया कि कंपनीज को नुकसान से बचाने की कीमत कौमी खजाने और आवाम को अदा करनी होगी। PTI हुकूमत का दूसरा बजट भी कौमी असम्बली से मंजूर, अपोजिशन की कोई तजवीज़ मंजूर ना हो सकी। वज़ीर आज़म बजट मंजूरी के लिए इख्तलाफात ख़त्म कराने में कामयाब रहे। पाकिस्तान ने महाराजा रंजीत सिंह की बरसी पर गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर सिख यात्रियों के लिए खोल दिया। अलबत्ता तमाम SOPs की यकीन दहानी के बावजूद भारत यात्रियों को इजाज़त देने से इनकारी है। और PTI की खातून रुकने असम्बली दुआ भुट्टो की बहन ने सिंध असम्बली में टिकटॉक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाली, जिस पर दुआ भुट्टो को माफ़ी मांगना पड़ी। सोशल मीडिया पर गर्मा गर्म बहस जारी। तो जनाब, सबसे पहले बात करते हैं मुल्क में जारी पेट्रोलियम बहरान के हवाले से, जिसमें कल रात एयरवाई न्यूज़ के प्रोग्राम पावर प्ले में बड़ा इंकशाफ सामने आया है। पेट्रोलियम डिवीजन की बड़ी ऑयल कंपनीज को फायदा देने की कोशिश। मार्च में इंपोर्ट पर पाबंदी लगाएगी और रिफाइनरीज बंद कराएगी। 2 माह बाद निर्खों में रद्दोबदल और 15 रोज में करने की तजवीज़ डाली और ओगरा ने इस हवाले से एतराज़ात उठा दिए। वाज़ेह किया कि कंपनीज को नुकसान से बचाने की कीमत कौमी खजाने और आवाम को अदा करनी होगी। ओगरा ने अपना डिटेल्ड जवाब हुकूमत, ये वो तफसीलात थी जो कल रात रशीद शरीफ ने अपने प्रोग्राम में शेयर की। एक बड़ा दिलचस्प मामला है कि जिसमें पहले हुकूमत बैन लगाती है पेट्रोलियम की इंपोर्ट पे उस वक्त में जब ग्लोबली पेट्रोलियम प्राइसेस क्रम्बल नहीं पमल कर रही हैं। और हमने कल के शो में ये बात की और हमने कल के शो में ये बिल्कुल बात की कि भाई जब डीलिंग पहले कर ली जाती है तो एक ऐसे टाइम में जब उसको खरीदने का वक्त था, जब उसकी प्राइसेस इतनी कम थी, तब हमने इसकी इंपोर्ट बंद कर दी। इसके अलावा फिर उसके बाद जब मुल्क में पेट्रोलियम बहरान पैदा होना शुरू होता है और चूंकि आलमी प्राइसेस कम हो रही हैं, तो पेट्रोलियम प्राइसेस को जब मजीद कम किया जाता है, जो कि कुछ माहिरीन के मुताबिक नहीं किया जाना चाहिए था, तो उसका इम्पैक्ट आता है और ऑयल कंपनीज जो हैं वो पेट्रोलियम की फराहमी जो है वो लिमिटेड कर देती हैं, जिसकी वजह से मुल्क में पेट्रोलियम क्राइसिस आता है। और सिवाय सरकारी तौर पे जो रिफाइनरी मौजूद है उसके अलावा और कोई रिफाइनरी पेट्रोलियम सप्लाई नहीं करती, जिसकी वजह से पेट्रोलियम बहरान शदीद हुआ। और फाइनली फिर एकदम पेट्रोलियम की मसनूआत में 25 रुपए का इजाफा कर दिया गया। ओगरा इस मामले में ऑन बोर्ड नहीं था। और शफात, एक और चीज़, जब पेट्रोल की कीमत कम थी, वो पेट्रोल तो आवाम को मिला ही नहीं ना, तो आवाम को तो वो सुख मिला ही नहीं कि सस्ता पेट्रोल होता क्या है। वो अपनी बाइक्स में डलवा ले, गाड़ी में डलवा ले, जाके उसको देख ले, उसकी ज़्यादा करे, वो नजर नहीं आया। जब पेट्रोल सस्ता था मैं क्वारंटाइन में था, जब मैं बाहर आया तो 100 रुपए का हो गया। लेकिन शफात, यकीन माने, आप बाहर भी आते, आपको पेट्रोल नहीं मिलना था, वो ख्वारी हमने बर्दाश्त की, तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपने उस टाइम में वो ख्वारी बर्दाश्त की पेट्रोल पंप पे जाके, क्योंकि पेट्रोल पंप पे पेट्रोल तो मिल ही नहीं रहा था। अब जरूर मिल रहा है क्योंकि अब पेट्रोल की बढ़ गई है। खैर जी, आगे बढ़ते हैं और अब PTI हुकूमत के दूसरे बजट के वाले से बात करते हैं। ये बजट कौमी असम्बली से मंजूर हो गया है। मालियाती बिल में अपोजिशन की कोई भी तजवीज़ मंजूर नहीं हो सकी।
वज़ीर आज़म बजट मंजूरी के लिए इख्तलाफात जो कि विद इन द पार्टी थे वो ख़त्म कराने में कामयाब रहे और बजट मंजूरी के लिए हुकूमत को अब वाज़े बरतरी हासिल रही कर 160 वोट हुकूमत के हक़ में पड़े। काफ लीग समेत दीगर इत्तेहादी जमातों के अरकान भी ऐवान में मौजूद थे और उन्होंने भी बजट की हिमायत में वोट दिया। हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों ने इतवार के रोज़ नए माली साल के वफाकी हुकूमत के बजट को मुस्तरद करने के लिए मुत्तहिदा महाज बनाने का ऐलान किया था और हुक्मरान जमात PTI के कोरोना वायरस वबा के दौरान अवाम को सहूलत फराहम करने में नाकाम रहने पर सख्त मजम्मत की थी। जमातें जो अपोजिशन है मिल के बजट को रिजेक्ट करती है। इस मुश्किल सूरत हाल में आवाम से जुल्म किया गया है। हम सब कोऑर्डिनेट करके अगले ही हफ्ता में अपना APC का भी प्लान है। नवाज शरीफ साहब बीमार होते हुए भी आज भी इमरान खान का पसीना निकाल रहा है। मुत्तहिदा अपोजिशन जो है वो एक जॉइंट स्ट्रेटजी जो है इंशाल्लाह ताला फॉर्मुलेट करेगी। वो एक बड़ी महदूद सी चीज़ थी जिसमें कुछ इख्तलाफात सामने आए चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में। ये तो एक कौमी मसला है, ये तो कौम की बका का और कौम की ज़िंदगी का मसला है जिसके लिए हम में इत्तेहाद हुआ है या हम मुत्तहिद हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये दो चीज़ें जो है कंपेरेबल नहीं हैं। वो तो एक छोटी सी बात थी, उसमें थोड़ी बहुत आगे पीछे हो गया। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी हिमायत में इजाफे की गर्ज से इतवार की शाम एक इशारे का एहतमाम किया था। PTI के 14 MNAs को मनाने के लिए स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कोशिशें भी की थी जो कामयाब साबित हुई और यूँ हिज़्ब इख्तिलाफ के बजट को मुस्तरद करने के बावजूद तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपने इत्तेहादियों की मदद से ये बजट मंजूर करवाने में कामयाब होगी। और इसी हवाले से मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इक़्तिसादी मुशावरती कमेटी के रुकन डॉक्टर आबिद सुलेरी साहब। सही साहब बहुत शुक्रिया, आपने बाखबर सवेरा में वक्त दिया। ये बताइएगा कि बजट तो मंजूर हो गया है, हुकूमत कोरोना की मईशत पर असरात किस तरह से अब ये बर्दाश्त करेगी कि जो कोरोना की वजह से जो हमारी इकॉनमी को जो डेंट पड़ चुका है उसको किस तरीके से कॉम्पनसेट करेगी? देखिए, ये वाला जो माली साल है मेरा ख्याल है ये इसको हुकूमत के लिए खर्च करना है हर सूरत में। इसको रिलीफ का साल हमें समझना पड़ेगा। कोरोना है और उसके साथ लोकस्ट भी है। और कोरोना की अगर आप मालियाती या इक्तिसादी उसकी इम्पैक्ट देखें तो ये एक ऐसी डिजीज़ है कि अगर आप कारोबार खुलवाना चाहते हैं तो तब भी पैसे देना होंगे बिजनेस स्टिमुलस के लिए। अगर कारोबार बंद करवाना चाहते हैं कहीं पे स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से तो तब भी पैसे देना होंगे सोशल प्रोटेक्शन के लिए। इसी तरह से लोकस की जो वबा जिसका कि पाकिस्तान को सामना है और अभी जो गर्मियों में जुलाई में मुतवक्को है कि दोबारा से जो ईस्ट अफ्रीका से लोकस के स्वाम्स हैं वो पाकिस्तान में एंटर हो रहे होंगे, ईरान से भी एंटर हो रहे होंगे, वो अमान से भी एंटर हो रहे होंगे। तो ये इस वक्त ऐसा साल नहीं है जिसमें कि खर्च किया जाए, वो आवाम पे बहुत ज़्यादा टैक्सेस जो है वो लादे जा सके। IMF के साथ जो मामला चल रहे हैं तो वहाँ पे भी सितंबर तक जो रिव्यू था सेकंड और थर्ड रिव्यू वो डेफर हो गया क्योंकि IMF को भी इस चीज़ का एहसास है कि सितंबर में देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान में कोरोना केसेस जो हैं वो किस तरीके से अनफोल्ड हो रहे हैं, पाकिस्तान में लोकस जो है वो किस तरीके से अनफोल्ड हो रहा है और अकॉर्डिंगली जो सारे टारगेट्स हैं जिस पे कि इस वक्त तनकीद की जा रही है वो सारे टारगेट्स जो हैं वो रिवाइज हो रहे होंगे और मेरा ख्याल है कि ये काफ़ी हद तक डाउनवर्ड इनमें डॉक्टर साहब ये सारे मामलात वाकई आपने जो जिनकी निशानदेही की कि डेफिनेटली ये आमदन का बजट नहीं है, ये अखराजात का बजट है। लेकिन आमदन बहरहाल टारगेट रखा गया है। आपको क्या लगता है कि जो आमदन के इस बार जो टारगेट्स रखे गए हैं क्या वो अचीव हो पाएंगे जैसे पिछले साल टारगेट्स अचीव नहीं हो पाए? देखिए, इसमें आप लोगों के नॉलेज में होगा कि हुकूमत पाकिस्तान उस वक्त IMF के साथ नेगोशिएट कर रही थी कि फिस्कल डेफिसिट जो है यानी कि आमदन और अखराजात के दरमियान जो अदम तवाज़न है वो तकरीबन 9% तक करने की इजाज़त दी जाए और इसके साथ साथ रेवेन्यू टारगेट जो है वो भी तकरीबन 4500 अरब रुपए तक के नेगोशिएट करना चाह रही थी। लेकिन चूँकि हम एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम में हैं, मेरी इतलात के मुताबिक वो इजाज़त नहीं मिली, लेकिन ये फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूर मिल गई कि ये टारगेट जून में ये वाले रखे जाएं जो कि 7% फिस्कल डेफिसिट है और जो रेवेन्यू है 4900 बिलियन के करीब। लेकिन सितंबर में इनको रिव्यू किया जा सकेगा और सितंबर में ज़्यादा हकीकत पसंदाना टारगेट्स जो हैं अगर फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत हुई
तो वो हो जाएंगे। यानी तो सब एक बड़ा जो रेवेन्यू का इनकर हो सकता है वो थ्रू प्राइवेटाइजेशन है, और हुकूमत स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन के लिए कुछ इनकलाबी इकदाम उठाना चाह रही है और उठा चुकी हुई है। गो के ये मामला अभी आगे कोर्ट में चले गए हैं, लेकिन फिर भी इन मामला को भी देखा जा रहा है। तो आपको लगता है कि इन हालात में हुकूमत प्राइवेटाइजेशन के हवाले से जो इकदाम उठाने जा रही थी, जिससे हुकूमत को बहुत बड़ी आमदनी होनी है, वो इकदाम इस साल में उठा सकेगी? देखिए, प्राइवेटाइजेशन पीटीआई हुकूमत समेत कोई भी हुकूमत उस पर, जो पहली दो थी पीपीपी और पीएमएलएन, कोई भी हुकूमत उस वक्त तक नहीं कर सकेगी जब तक कि वो अपनी अपोजिशन को साथ लेकर नहीं चलेगी इस इशू पे। पहली दो हुकूमतें जो थी, जब उन्होंने प्राइवेटाइज करने की कोशिश की तो उनकी जो रिस्पेक्टेड जो थी अपोजिशन, उन्होंने इस पे इख्तलाफ किया। अब जब पीटीआई हुकूमत करना चाहेगी तो यकीनन इस पे पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन जो है वो इख्तलाफ करेंगी, एमक्यूएम भी हो सकता है इख्तलाफ करे। तो इस चीज़ पे, इस वन पॉइंट एजेंडा पे अपोजिशन को साथ लेके चलना पड़ेगा। अगर इस पे अपोजिशन को कंसेंसस डेवलप ना हो सका तो मेरा नहीं ख्याल कि इस साल में प्राइवेटाइजेशन जो है वो पॉसिबल हो सकेगी। गो के इसकी कोशिश जो है वो हुकूमत को ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि जितनी भी फ्लेक्सिबिलिटी इस वक्त तक मिली है हुकूमत को, या जो भी लोन डेफर हुए हैं, उनकी एक शर्त है, वो शर्त ये है कि आप इन पैसों को कोरोना पे खर्च सकते हैं, आप इन पैसों को समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए खर्च सकते हैं, बिजनेस स्टिमुलस देने के लिए खर्च सकते हैं, लेकिन ना तो आप इन पैसों को एनर्जी सर्कुलर डेट के खात्मे के लिए खर्च सकते हैं और ना लॉस मेकिंग एंटरप्राइजेस के। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सर, बहुत शुक्रिया ये पॉइंट आउट करने के। अगर प्राइवेटाइजेशन से कोई पैसे हासिल होते हैं तो उनको आईपीपीज़ की खिदमत में पेश नहीं करना, उनको अलल्ले तलल्लों में नहीं उड़ाना, बल्कि वो अवाम की बहबूद के लिए खर्च करने हैं। जब तक इस हवाले से हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पे नहीं होंगी, कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं होगी। डॉक्टर आबिद सुलैनी बता रहे हैं। इस वक्त जो आवाम की बहबूद है वो यही है कि हम अपने जो हेल्थ सेक्टर पे सबसे ज़्यादा काम करें, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना ने आके झंझोड़ दिया है। आगे बढ़ते और आपको बताएं कि अमरीकी निजी मालियाती तरक्याती सरमायाकारों का वफ्द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने ये ट्वीट की है और अपने इस ट्वीट में कहा है कि वफ्द की क़यादत आलमी तरक्याती मालियाती कॉरपोरेशन के CEO करेंगे। अमरीकी वफ्द की आमद पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इंदिया है। पाकिस्तानी निजी शोबा अमरीकी वफ्द की आमद से कबल तजावीज़ तैयार कर रहा है और इदारे मज़ीद मालूमात के लिए चेयरमैन सरमायाकारी बोर्ड से रब्ता कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं जनाब और बात करते हैं वफाकी काबीना के इजलास के हवाले से, जो कि आज नहीं होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने काबीना इजलास मनसूख करने की मंजूरी दे दी और अरकान को काबीना इजलास की मनसूखी से मुतालिक आगाह भी कर दिया गया है। कौमी असम्बली इजलास के बायस काबीना इजलास मनसूख किया गया है और काबीना इजलास की नई तारीख से मुतालिक अरकान को अभी आगाह नहीं किया कि अब ऐसी कौन सी डेट है जब ये काबीना का इजलास, कैबिनेट का इजलास जो है ये दोबारा बुलाया जाएगा। अब हम ज़रा बात करते हैं लाहौर की। लाहौर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें पतंग की डोर गले पर फिरने से 6 साला मासूम बच्ची हरीम फातिमा जाँ बहक हो गई। ये कोई पहला वाक़या नहीं लाहौर में जो कि पतंगबाजी की वजह से पेश आया है, और ये जो वाक़या है ये सांधे के इलाके में पेश आया है, जहाँ पुलिस कोशिशों के बावजूद बारहा उन्होंने ड्रोन कैमरे की भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना शुरू कर दी थी कि उससे पतंगबाजों को पकड़ेंगे, लेकिन उसके बावजूद लाहौर में पतंगबाजी पे काबू अभी तक पाया ही नहीं जा सका। DIG ऑपरेशंस ने SHO सांदा को मुअत्तल करके लाइन हाजिर तो कर दिया है, लेकिन फौरी तौर पर पतंगबाजों और मांझा फरोशों को अभी तक उनके खिलाफ कोई ऑपरेशन या कोई क्रैक डाउन देखने में नहीं आया। गुज़िश्ता चंद हफ्तों में लाहौर और उसके गिरदोनवा में पतंग डोर गले पे फिरने से कई अमवात हो चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद पतंगबाजी से लोग बाज नहीं आ रहे। माहिरीन के मुताबिक पतंगबाज को पतंगबाजी से मुंसलिक ख़तरात का शऊर भी होता है। उसे मालूम होता है कि जब केमिकल लगी डोर ज़मीन पर गिरती है तो किसी मोटरसाइकिल सवार की गर्दन काट देती है और धाती तार अगर गिरे तो अपने साथ करंट लेके आती है, लेकिन इसके बावजूद जो पतंगबाज हैं वो केमिकल लगी डोर से पतंगबाजी जारी रखे हुए हैं। और मेरे ख्याल में ऐसे लोगों पे ये जो ये हरकतें करते हैं, इनके ऊपर एक ही दफ़ा इक़दाम कत्ल की अगर FIR हो जाए
तो उनको लग पता जाएगा कि ये 324 की FIR का मतलब क्या है। बिल्कुल शफात, सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए और ऐसे लोगों को निशाने इबरत बनाना चाहिए, ताकि जिस तरीके से लाहौर में पतंगबाजी का कल्चर अभी भी कायम और दायम है और अभी तक इस हवाले से कुछ किया नहीं जा रहा, तो लोग एटलीस्ट से डर के ही अपने घरों में सुकून से बैठे। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। सिक्योरिटी लाहौर बिलाल जफर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल साहब, ये कहिएगा कि हर 10-15 रोज़ के बाद हम देखते हैं कि ऐसा कोई वाक़या जो है वो मामूल का हिस्सा बनता जा रहा है, क्यों नहीं अभी तक इन पे काबू पाया जा सका? क्यों नहीं कोई ऐसे मरबूत हिकमत अमली बनाई जा रही ताकि जो लोग जो ऐसी डोर बनाते हैं उनको पकड़ा जा सके और वो लोग जो पतंगबाजी करते हैं उनको पकड़ा जा सके? जी बिल्कुल, आपने ये सही पॉइंट आउट किया। पतंगबाजी इस टाइम जो है वो लाहौर के शहरियों के लिए एक मेजर कॉज ऑफ कंसर्न है और लाहौर पुलिस इज़ कम्प्लीटली कॉग्निजेंट ऑफ दिस फैक्ट। हमें इस टाइम पे बेसिकली अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत ये है कि इस इशू को सिर्फ लाहौर की सड़कों पे गली मोहल्लों में पुलिस लोगों को पकड़ के हल नहीं कर सकती। वी विल हैव टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम बियॉन्ड दिस। अगर मैं आपको सिर्फ कंपैरेटिवली इस साल और पिछले साल के फिगर्स बताऊं तो एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, पिछले साल हमने जो काइट फ्लाइंग के लोग पकड़े थे वो 3000 थे। इस साल हमने 8000 FIRs रजिस्टर की हैं। ना सिर्फ हमने काइट फ्लाइंग की FIR रजिस्टर की हैं, काइट मैन्युफैक्चरिंग को अगर देखा जाए तो उसमें हमने तकरीबन 40 ऐसे ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ FIR की है जो काइट मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी, और इसी तरह तकरीबन 300 काइट सेलिंग में जो लोग इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ हमने कार्रवाई की है। लेकिन हमें इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि ये इस इशू को एड्रेस करने के लिए इस पूरी जो काइट फ्लाइंग की सप्लाई चेन है उससे आइडेंटिफाई करके उसको हर लेवल पे एड्रेस करना पड़ेगा। अभी जिस तरह आपने बात की जो केमिकल डोर है, इसमें जो असल इशू है वो केमिकल डोर के इस्तेमाल का है, या ग्रेड 4 टू ग्रेड 10 जो मोटा धागा होता है उसकी जो डोर बनती है वो जानलेवा साबित होती है। हमने पिछले 5-6 महीने में जो इंटेरोगेशंस की हैं उनसे हमें ये पता चला है कि जो केमिकल डोर है ये मोस्टली पाकिस्तान में बाहर से इंपोर्ट होके या स्मगल होके आ रही है, और इसकी जो पाकिस्तान में इंपोर्ट के बाद जो इसके ऊपर शीशा लगता है उसकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी मोस्टली आउट ऑफ पंजाब ऐसी जगहों पे हैं जिन जगहों पे काइट फ्लाइंग एक इशू नहीं है। सो फॉर द फर्स्ट टाइम जो लाहौर की प्रेजेंट लीडरशिप है, DIG ऑपरेशंस लाहौर और CCP लाहौर, उन्होंने डिसाइड किया है कि हम इस एंटी काइट फ्लाइंग ऑपरेशन का जो स्कोप है वो बढ़ाएंगे और इनसे हर लेवल पे एड्रेस करेंगे। सो वी आर प्लानिंग कि जिन जगहों पे ये इंडस्ट्रीज़ हैं इन प्रोविंसेस को, उन डिस्ट्रिक्ट को हम एंगेज करें कि वो इनके खिलाफ एक्शन ले। नंबर 1। बिलाल साहब, एक और चीज़ यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो आप एक्शन ले रहे हैं ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन हैं, ये बहुत ज़रूरी है, इसमें कोई शक नहीं है, और आप लोग बिलाशुबा आपके बात से लग भी रहा है कि आप लोग बहुत एफर्ट कर रहे हैं इस मामले को दबाने के लिए। लेकिन मामला ये कि आवाम के पास सब्स्टिट्यूट नहीं है। जैसे बाकी दुनिया में होता है कि काइट फ्लाइंग के लिए जगह मखसूस कर दी जाती है, एक पार्क मखसूस कर दिया जाता है। आपकी कोई डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से कुछ किस्म की बात हुई है कि कोई आवाम को शहर से बाहर किसी इलाके को रिजर्व कर दिया जाए? कि अगर छांगा मांगा के हवाले से बात हो रही है, छांगा मांगा के हवाले से जैसे बात की जाती है कि उस इलाके को रिजर्व कर दिया जाए एज अ काइट पार्क? जी, मैं इशू ये है कि देखें, ये तो गवर्नमेंट ने डिसाइड करना है कि काइट फ्लाइंग अलाउ होनी है या नहीं होनी, या उसके लिए कोई एरिया मुख्तस होना है या नहीं होना। हमारा जो बेसिकली इसमें डोमेन है वो तो इन्फोर्समेंट के उसके अंदर आ जाता है। अगेन उसके अंदर जो आपने पहले एक बात की वो बड़ी रेलिवेंट पॉइंट ये था कि इस इशू को एड्रेस करने के लिए हमें कुछ लीगल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। एक बहुत बड़ा इशू का जो हमें सामना है वो इस टाइम पे ये है कि काइट फ्लाइंग का जो हम बंदा अरेस्ट करते हैं, चाहे वो काइट फ्लाइंग की मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है, चाहे वो उसकी सेलिंग में इन्वॉल्व है या काइट फ्लाइंग में इन्वॉल्व है, उनके लिए एक सी सज़ा है, और वो जो जुर्म है वो उसकी मैक्सिमम जो फ़ाइन है वो 50,000 और अप टू उस जो 3 मंथ्स उसके अंदर जो है वो इम्प्रिजनमेंट है, जो नहीं दी जाती, वो भी नहीं दी जाती और इंस्टेंटली बेल हो जाती है। मैं समझता हूँ उसके अंदर कानून साजी ये भी शिकायत करें कि वो लोग जो कि धाती डोर बेचते भी हैं, जब पुलिस भी इन पे जब छापे मारती तो वो वहाँ से रिश्वत देके वो भी मतलब छूट जाते हैं और उसके बाद से दोबारा वो इस मकरू किस्म के धंधे में लग जाते हैं। तो ये भी शिकायत आ रही साथ में, क्योंकि वक्त कम है तो मैं ये भी जानना चाहूँगी, आप लोगों ने ड्रोन टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया था पतंगबाजों को पकड़ने के लिए, वो कैसा जा रहा है आपका? जी बिल्कुल, आपका जो पहला सवाल है उस हवाले से तो मैं बताता हूँ कि मैं समझता हूँ कि ये एक अगर आपकी ये जो स्टेटमेंट है कि पुलिस रिश्वत लेके छोड़ देती है, अगर इट इज़ सपोर्टेड करैबोरेटेड बाय एनी फैक्ट्स तो हम इस मैटर को देख लेंगे। अदरवाइज रूटीन में हम इनको जितना मटेरियल हम कॉन्फिस्केट करते हैं उससे तलफ करने का हम ऑपरेशन करते हैं, जिसमें तमाम जो काइट्स हैं और जो स्ट्रिंग है उसे आग लगाई जाती है, और हम ये सोशल मीडिया पर शेयर भी करते हैं जो हम इन्हें डिस्ट्रॉय करते हैं। तो हमारे पास जितना भी काइट फ्लाइंग का मटेरियल कॉन्फिस्केट होता है
वो हम उसे तल्फ करते हैं, उसका प्रॉपर एक प्रोसीजर मौजूद है। अच्छा, इसे ये भी बताइएगा कि जैसे आपने बताया कि लीगल रिफॉर्म्स की बड़ी ज़रूरत है, क्या ऐसा कोई इंतज़ाम मौजूद है कि पुलिस खुद कोई सिफारिशात दे सके, कोई रिकमेंडेशन दे सके कि जनाब अगर कोई धाती दौर में कोई शख्स अरेस्ट हो जाता है तो ये वाकई जान का ख़तरा है अवाम उन्नास की, अवाम की जो अमन आमा का मसला है, तो ऐसे लोगों पर इक़दाम कत्ल की FIR की जा सके? मैं समझता हूँ कि इक़दाम कत्ल तो एक इसमें एक एक्सट्रीम स्टेप होगा, लेकिन इस हवाले से पहले भी पुलिस ऑफिसर जो हैं उन्होंने रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट को अपनी सबमिट की हैं। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि फॉर द फर्स्ट टाइम हम अब इश्यू को इसकी पूरी सप्लाई चेन अंडरस्टैंड करके एड्रेस करना का प्रोसेस कर रहे हैं, जिसमें सिर्फ पुलिस अपना रोल प्ले करेगी, लेकिन बाकी भी कुछ इदारे डिपार्टमेंट्स हैं जिन्हें अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल इस टाइम जो मोस्टली जो सेल परचेज़ हो रही है इसकी वो ऑनलाइन हो रही है, फेसबुक और ट्विटर के ऊपर इसके अकाउंट्स हैं, इंस्टाग्राम पे आप ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करते हैं और कैश ऑन डिलीवरी आपके घर के ऊपर पतंग का मटेरियल डिलीवर हो जाता है। ये डोमेन FIA साइबर क्राइम का बनता है, सो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम FIA को एंगेज करें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। इस तरह जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो ये धागा बन रहा है इस धागे को रेगुलेट करना इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट का काम है, तो हम प्लान कर रहे हैं मुझसे टेकअप करें। चलिए बिलाल साहब, हमारी ये कोशिश है कि आप लोग ऐसी मरबूत को हिकमत अमली ज़रूर अपनाएं, साथ में ऐसे लीगल रिफॉर्म्स भी ज़रूर बनाए जाएं ताकि वो शख्स जो कि धाती डोर वाली पतंग उड़ा रहा है और वो शख्स जो कि बेच रहा है, चाहे वो स्मगल शुदा ही क्यों ना हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ाइन हो ताकि वो बाकी लोगों के लिए निशान इबरत बन सके। बहुत शुक्रिया जी, बिलाल ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद थे। आगे बढ़ते हैं जनाब और बात करते हैं अब टिकटॉक की। टिकटॉक का बुखार जनाब सिंध असेंबली पहुंच गया और PTI की खातून रुकने असेंबली दुआ भुट्टो की बहन ने टिकटॉक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। और उसके बाद सिंध असेंबली में क्योंकि वीडियो बनाई गई थी तो इकरा भुट्टो की जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई तो फिर दुआ भुट्टो साहिबा ने माफ़ी भी मांगी, उनको माफ़ी मांगना पड़ गई। दुआ भुट्टो साहिबा कहती हैं कि बहन की वीडियो हॉल में नहीं लॉबी में बनाई, उसे सिंध असेंबली की कुर्सी पर बैठ के वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी, उन्होंने माजरत की। क्या कहना था आपको सुनवाते हैं। ये अंदर वीडियो नहीं थी, ये लॉबी की वीडियो थी और मुझे पता भी नहीं था कि इन्होंने ये वीडियो बनाई है। अगर पता होता तो मैं इन्हें बिल्कुल भी बनाने नहीं देती, ना मैं अपलोड करने देती। तो मैं इस चीज़ की आप सबसे माजरत चाहती हूँ कि उन्होंने यहाँ पर बैठकर वीडियो बनाई और इनको नहीं करना चाहिए था ऐसा। काबिल तहसीन इक़दाम है और बहुत अच्छी बात है कि दुआ भुट्टो को बहुत अच्छी तरह एहसास है कि जिस चेयर पे वो बैठी हैं वो आवाम के टैक्स के पैसे से बनती है, अवामी नुमाइंदे उस पर बैठ सकते हैं, उस पर बैठ के जैसे हमने पहले भी देखा था कि जब हरीम शाह की वीडियो आई थी तो हमने देखा बड़े बड़े लोग डिफेंड कर रहे थे उसको कि क्या हो गया। बिल्कुल जी जनाब, तो बड़ी अच्छी बात है कि दुआ भुट्टो को इस बात का इदराक है और कि ये जो मामला है ये कोई मजाक का नहीं है, असेंबली में बैठ के सिर्फ संजीदा गुफ्तगू ही हो सकती है। एंड शी अपॉलोजाइज फॉर इट, बड़ी अच्छी बात है। आई एम श्योर कि उनकी बहन इकरा भुट्टो को इस बात की रियलाइजेशन होगी। अब जरा आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं क्योंकि हमने देखा है कि स्मार्ट लॉकडाउन बहुत सारे इलाकों में और लोगों से कहा जा रहा है कि जी गैर ज़रूरी तौर पे अपने घरों से बाहर ना निकलें। एंटरटेनमेंट के ऐसे बहुत सारे काम, चाहे वो फिल्म्स हों, ड्रामाज हो, कहीं कहीं तो बन रहे हैं, कहीं कहीं पे जो हमारे जो सुपर स्टार्स हैं, चाहे वो ड्रामा स्टार्स हों या वो फिल्म स्टार्स हों, वो घरों में बैठे बैठे अब काफ़ी ज़्यादा तंग आ गया। वो कह रहे हैं हम कितनी एक्सरसाइज घर में बैठ के करें, अब तो हमने निकलना है घर से बाहर। और वो घर से बाहर ऐसे निकले कि उन्होंने मुँह पर लगाया मास्क और ख़रीदी एक साइकिल, और वो साइकिल लेके जो पहले वैसे सड़कों पर निकलते थे तो अब उन्होंने सड़कों पर निकलना शुरू कर दिया। और उन्हीं से हमारी मुलाकात करा रहे हैं हमारे नुमाइंदे लाहौर में सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट, हमारी बड़ी जान है शो की, नईम हनीफ साहब। जी हनीफ, ओवर टू यू। हेलो मदिया, हेलो शफात, गुड मॉर्निंग। और शफात के लिए तो मैं कहूँगा कि वेलकम बैक, और क्वारंटाइन के बाद सेहतियाब होकर वापस आए हैं, बहुत मिस कर रहे थे हम सब आपको, और खुशामदीद आपको। और इस वक्त मारूफ सेलिब्रिटीज़ जो हैं कोरोना के दौरान एक्सरसाइज की जो अहमियत है, जो फिट रहने की बात है, जो अपनी डाइट का ख्याल रखना और उसके अलावा जो SOPs पर अमल करना है, वो सब कुछ आपको मैं दिखाऊँगा। मेरे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली वारिस बेग। हाँ जी वारिस, साइकिलिंग हो रही है? 3 महीने से नईम भाई घर बैठ के तबाह हो गए, तो मैंने साइकिल ली है। आपने देखा कितनी खूबसूरत साइकिल है, ये दुनिया की सबसे लाइट वेट साइकिल मेरे पास है इस वक्त, और मैं हैवी वेट इस पे वो कर रहा हूँ ट्रेनिंग। और इसलिए भी साइकिल ज़रूरी होगी कि जो रात को 25 रुपये का बम मारा हम पे हमारी हुकूमत में, तो मेरे ख्याल से पूरा पाकिस्तानी अब साइकिल ही चलाएगा, क्योंकि पेट्रोल काफ़ी महंगा हो गया। क्वीन ऑफ लॉलीवुड रेशम भी मौजूद हैं और इस वक्त वो भी साइकिलिंग कर रही हैं। हाँ जी, इस गेटअप में पहली दफ़ा आपको देखा, कैसा महसूस हो रहा है साइकिलिंग करते हुए? मुझे तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, इसलिए कि इस लॉकडाउन में मेरे ख्याल में कि हमें एक्सरसाइज जो करनी है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं देखने वालों से ये कहना चाहती हूँ कि देयर इज़ नो मेडिसिन एक्सेप्ट योर ओन इम्यून सिस्टम।
क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो आप पे कोई भी ये कोरोना का असर नहीं होगा। अपनी नींद पूरी करें, विटामिन्स लें, साइकिलिंग करें, घर के बाहर अगर साइकिलिंग नहीं है तो मेरे ख्याल में आप वॉक करें। और मैं जो शफात हैं उनको मुबारकबाद देना चाहती हूँ क्योंकि शफात जो हैं वो उनको कोरोना वायरस हो गया था तो उन्होंने रिकवर किया है। और मदिया को भी मुबारकबाद देना चाहती हूँ क्योंकि उनके जो शौहर हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बीमार थे और मदिया बहुत थी, तो जल्दी से मुझे मुस्कुरा कर दिखाओ। यहाँ पे बिल्कुल एक वार्डन की तरह एक सेलिब्रिटी को मैं रोकने की कोशिश कर, रुके भाई, इधर कागज चेक कराएं आप। एहसन खान हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी साइकिलिंग कर रहे हैं। हाँ जी, खैरियत से आप सब लोग, सबको सलाम, शफात को भी और मदिया को भी। एंड आई होप शफात इज़ फीलिंग बेटर नाउ। जितने भी लोग देख रहे हैं उन सबको मेरा बहुत सलाम। तो ये साइकिलिंग का कैसे आइडिया आया और आजकल जो है वो एक तो दुनिया भर में आप जानते हैं कि जितनी भी मॉडर्न सिविलाइज्ड जगहें हैं, यूके से लेके चाइना और बहुत सी जगह, वहाँ पे साइकिलिंग का बड़ा ट्रेंड है। पाकिस्तान में शायद हीट की वजह से या डस्ट की वजह से लोग अवॉइड करते हैं, बट नाउ द ट्रेंड हैज़ बीन इट्स बीन पिक्ड अप बाय लॉट ऑफ पीपल। और आई फील कि एक तो बेहतरीन एक्सरसाइज, दूसरा ये कि फ्यूल खर्च नहीं होगा आप लोगों का, और साइकिलिंग करें। और यहाँ पर अदील भी हैं, अदील साइकिलिंग कोच हैं। अदील जो हैं ये सबकी कोचिंग भी कर रहे हैं कि साइकिलिंग कैसे करनी है। हाँ जी, ये सेलिब्रिटीज़ को आप साइकिलिंग करवा रहे हैं। साइकिल जो है वो हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छी चीज़ है और इसमें ये है कि इसमें कोई एज नहीं है, 7 ईयर्स से लेके 70 ईयर्स तक लोग साइकिलिंग करते हैं। यहाँ पे जो है वो अमार बेग जो है बहुत ही खूबसूरत और सुरीले आर्टिस्ट है, उनसे बात करते हैं। पाकिस्तान आया न्यूयॉर्क से आप, तो साइकिलिंग कर रहे हैं यहाँ पे? जी बहुत मज़ा आ रहा है। फिटनेस इज़ द की टू सक्सेस। साइकिल चलानी चाहिए। आजकल वैसे घर बैठ के सारे, मैंने खुद काफ़ी गेन कर लिया वेट, तो साइकिल चला के अब मज़ा आएगा। हेल्दी लाइफ, म्यूज़िक और साइकिलिंग साथ साथ कर रही है? बिल्कुल बल्कि मुझे तो ज़्यादा इसका फ़ायदा हुआ है क्वारंटीन का। कोरोना के टाइम में मैंने काफ़ी घर पे रियाज़ किया है, बहुत सीख रहा हूँ म्यूज़िक, तो अल्लाह का शुक्र है, अच्छा चल रहा है सब कुछ। आपने गुफ्तगू सुनी, तमाम सेलिब्रिटीज़ इस वक्त जो हैं वो एक साथ साइकिलिंग भी कर रहे हैं और कोरोना में जो है वो SOPs का ख्याल रखते हुए सबने मास्क भी पहन रखे हैं और एक दूसरे के साथ वक्त बिता रहे हैं। और यहाँ पर एक छोटा सा गिला भी किया इसी साइकिलिंग करते हुए कि चूँकि पेट्रोल जब इतना महंगा हो गया है अब तो शायद बहुत से और भी लोगों को साइकिल इस्तेमाल करना पड़ेंगी। शफात मदिया, ओवर टू यू। थैंक यू। आपने आपकी साइकिल का नहीं, पहले आप ये भी बताया मुझे और शफात को भी साइकिल खरीदनी है। थैंक यू सो मच रेशम, आपने हमेशा एक बड़ी प्यारी खातून है और हमेशा बड़ी मोहब्बत से बात करती हैं। और शफात, शी वाज वेरी कंसर्न अबाउट यू, एवरीवन वाज कंसर्न अबाउट यू एंड थैंक यू। मैं आप मुस्कुरा रहे हैं। बहुत शुक्रिया रेशम, एहसन, वारिस भाई, आप सब लोगों का, नईम भाई आपका, जिन लोगों ने अपना कंसर्न शो किया। और रेशम के बारे में बताया, बहुत अच्छा लिखती भी हैं, बहुत अच्छा शायरी बहुत अच्छी करती है। और क्या ज़ौक पाया है उन्होंने। ब्यूटीफुल पर्सन इनसाइड आउट। अब हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं क्योंकि ब्रेक में मुझे शफात को ये भी पता करना है ना कि साइकिलें मिल कितने की रही हैं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। कितने की साइकिल है शफात वैसे? ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको। बाखबर सवेरा में अहम खबर शामिल करते चले। तालिबान वफ्द के हवाले से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से जो मुज़ाकरात हैं वो जारी हैं। तर्जुमान तालिबान कतर दफ्तर सुहेल शाहीन ने कहा है कि कॉन्फ्रेंस में मुज़ाकरात में तालिबान के डिप्टी कमांडर मुल्ला बरादर भी शरीक हुए। तालिबान ने माइकल पॉम्पेओ से गैर मुल्की अफवाज के इनखला और कैदियों की रिहाई के हवाले से भी बात की। वीडियो कॉन्फ्रेंस में इंट्रा अफगान मुज़ाकरात, तशद्दुद में कमी पर भी तबादला ख्याल हुआ। और अब आते हैं ख़वातीन और हज़रात उस खबर की जानिब जिसने बिलाशुबा पाकिस्तान को ग्लोबली हेडलाइंस में शामिल किया है और बड़े अच्छे अल्फाज में शामिल किया। जनाब, पाकिस्तान अब ना सिर्फ ये कि अपना बुनियादी मेडिकल इक्विपमेंट बना रहा है बल्कि टर्शरी केयर के हवाले से मेडिकल इक्विपमेंट जिसमें वेंटिलेटर्स सर फहरिस्त हैं, अब वो भी तैयार किए जा रहे हैं। और ये वेंटिलेटर्स भी मेड इन पाकिस्तान वेंटिलेटर्स हैं और इसकी पहली खेप नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को इस हफ्ते भेज दी जाएगी। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट भी की थी और एक वीडियो पैगाम में कहा था कि अगले 3 डिज़ाइन भी अपने आखिरी मराहिल में हैं, जिसके बाद दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल हो जाएंगे जो कि पेचीदा मेडिकल मशीनें बनाते हैं। और इससे पाकिस्तान की ना सिर्फ अपनी ज़रूरियात बल्कि इससे बाहर ममालिक को भी भेजा जा सकेगा। उनका क्या कहना था, पहले आपको सुनवाते हैं।
बहुत हमारे लिए आज एक खुशी की बात है कि हम पाकिस्तान उन चंद ममालिक में शामिल हो गया दुनिया के जो अपनी वेंटिलेटर्स बनाते हैं। इसलिए ये एक अहम बात है कि बहुत पेचीदा मशीन है ये वेंटिलेटर, और बहुत दुनिया में बहुत ज़्यादा ममालिक ये इस तरह की पेचीदा मशीनें बनाने की अहलियत नहीं रखते। पाकिस्तानी इंजीनियर्स ने जो कमाल किया, और आज से चंद महीने पहले जो हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने, आज उसका पहला बैच जो है वो तैयार हो चुका है। इस हफ्ते हम 8 से 10 जो वेंटिलेटर्स हैं वो NDMA के हवाले कर रहे हैं। 3 डिज़ाइन मज़ीद जो हैं वो भी इंशाल्लाह आखिरी मराहिल में हैं, वो भी मुकम्मल होकर जल्दी प्रोडक्शन में आ जाएंगे। फवाद चौधरी साहब को आपने सुना, और इसी बारे से मजीद बात करेंगे। फवाद चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, वेलकम टू बाखबर सवेरा। सबसे पहले तो हम इंजीनियरिंग काउंसिल को और आपकी वजारत को आपको काफ़ी ज़्यादा मुबारकबाद देंगे कि एक ऐसा काम जिसके हवाले से बहुत अरसे से सोचा जा रहा था, फाइनली आपकी वजारत में वो हो गया है। कब ये डिलीवर करने जा रहे हैं आप NDMA को? ये जी इंशाल्लाह ताला जो 8 वेंटिलेटर्स पहले हैं वो तैयार हो चुके हैं। अब प्राइम मिनिस्टर साहब से हमने रिक्वेस्ट की है थर्सडे या फ्राइडे के लिए, जो ही उनका ऑफिस कंफर्म करेगा तो ये वेंटिलेटर्स जो हैं वो NDMA के हवाले कर दिए जाएंगे। ये सीरीज़ है उस आप समझिए कि उस एफर्ट की जो हमने 26 फरवरी को जब पहला कोविड केस आया था तो हमने शुरू की थी। 26 फरवरी को पाकिस्तान नेट इंपोर्टर था हर चीज़ का, चाहे वो गाउन्स हों, चाहे वो मास्क हों, चाहे वो डॉक्टर्स के जूतों पे पहनने का कपड़ा हो, चाहे कुछ भी हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान में ना सिर्फ ये कि तमाम चीज़ें हम अपनी खुद बना रहे हैं, बल्कि हम तकरीबन $100 मिलियन के एक्सपोर्ट ऑर्डर्स के ऊपर हैं। और ये जो वेंटिलेटर्स का कामयाबी हुई है, इसके नतीजे में ये बहुत ही पेचीदा मशीन है, जो एक मेडिकल मशीन है। इससे पूरा एक नया आप समझिए कि इंडस्ट्री पाकिस्तान में शुरू होगी, जो कि मेडिकल केयर के हवाले से और जो मेडिकल इंजीनियरिंग है उसके हवाले से बहुत बड़ी हमारी कामयाबी है। और मैं ये समझता हूँ कि इसमें जो तमाम हमारे जो हमारे दोस्त हैं, जो इंजीनियर्स हैं, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है, NRTC है, बाकी लोग हैं, उनका बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो रोल रहा है। चौधरी साहब, कितने फ़ीसद पार्ट्स इसके ऐसे हैं जो कि लोकली मैन्युफैक्चर्ड हैं और कितने फ़ीसद ऐसे हैं जिन पे हम बहरहाल इंपोर्ट पे डिपेंडेंट हैं? देखिए 100% तो कोई भी मुल्क जो है ना वो चीज़ें खुद इस तरह से नहीं होती कि हर चीज़ ही जो है वो हम अपनी बनाएंगे, क्योंकि दुनिया में स्पेशलाइजेशन होती हैं। और फॉर एग्जांपल अगर आप कहें कि आपको जो कोई मीटर है या कैमरा है फॉर एग्जांपल, अगर आपको सस्ता मिल रहा है चाइना से या ताइवान से, वो आपको खुद बनाने की ज़रूरत नहीं होती। तो हमेशा ये होती है कि आप स्पेशलाइजेशन करते हैं। जो मेजर पार्ट है, जो उसका आप समझिए कि जो जिसमें उसको मेन ऑपरेटिव पार्ट्स है, वो आप खुद बनाते हैं। बाकी चीज़ें जो छोटी मोटी होती हैं वो तो इधर उधर से होती हैं, उसका कोई इशू नहीं। सही। अच्छा चौधरी साहब, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि मेड इन पाकिस्तान वेंटिलेटर्स भी ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंशाल्लाह आगे ऐसे टाइम भी आएगा कि बाहर के ममालिक भी भेजेंगे। लेकिन यहाँ पर मसला ये कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि स्पेशलाइज्ड है इस मशीन के हवाले से। लोगों को इस हवाले से इसको बहुत सारा अमला ऐसा नहीं मौजूद जिसको इसको ऑपरेट करने आता हो। तो उसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है? वो अमले की तरबियत के लिए क्या कुछ करेंगे जिसको ये ऑपरेट करना आता हो? असल बिल्कुल बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन है आपका। देखिए ऐसे इसमें पहले हुआ ये कि यही NRTC के और जो पाकिस्तानी इंजीनियर्स थे, जो हमारे वॉलंटियर्स थे, उन्होंने ये किया कि उन्होंने जो एक टीम क्रिएट की और उस टीम ने पहले तो जाके जो हॉस्पिटल्स में वेंटिलेटर्स खराब थे उनको ठीक किया। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं कि पता ये चला कि 300 वेंटिलेटर्स बिल्कुल ब्रांड न्यू हॉस्पिटल्स में पड़े हुए थे, पैकिंग भी उनकी नहीं खुली थी। क्यों नहीं खुली थी? जो वजह आप बता रही हैं, लोगों को चलाने नहीं आते थे। लिहाजा अब हमने एक सेल क्रिएट किया NRTC में ही वॉलंटियर्स का। उनको ये कहा कि आप ये कीजिए कि जहाँ पे हॉस्पिटल फ़ोन करे वहाँ पे वो टीम जाती है, वेंटिलेटर्स लगाते हैं और फिर लोगों को सिखाते हैं उसी अस्पताल में कि इसको काम कैसे करते हैं। तो एक जो, और ये सारे वॉलंटियर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, मुख्तलिफ जो ताल्लुक़ रखते हैं मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन से, और बहुत सारे उनमें जो लड़के हैं जो बाहर से आए हुए हैं, उन्होंने अपनी एक वॉलंटियर एसोसिएशन क्रिएट की और वो खुद फ़ोन करते हैं, वो हॉस्पिटल्स में जाते हैं, स्पेशली उन हॉस्पिटल्स में जो कि दूर दराज के डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, वहाँ पे जाके डॉक्टर्स को, स्टाफ को वो सिखाते हैं कि इनको इस्तेमाल कैसे करें।
अच्छा, अब ये भी बताइएगा कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस कोविड के हवाले से टैकल करने के लिए वो ऑक्सीजनेटर्स है। हॉस्पिटल्स में बड़ी कमी है, बड़ी शॉर्टेज है, क्या उस हवाले से मैन्युफैक्चरिंग के लोकल सतह पर मैन्युफैक्चरिंग पर कोई काम हो रहा है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ऑक्सीजनेटर्स जो हैं वो भी इन्हीं लोगों ने जिन्होंने ये डिज़ाइन किया है वेंटिलेटर्स का। ऑक्सीजनेटर्स भी जो हैं वो उन्होंने बनाए। नेस्कॉम ने भी अपना जो हमारी एक स्टैट ऑर्गेनाइजेशन है उसने भी ऑक्सीजनेटर बनाया है और ऑक्सीजनेटर भी जो है वो ऑलमोस्ट मुकम्मल है। उसकी पहली खेप भी इंशाल्लाह विद इन आई वुड से कि बिटवीन 30 to 35 डेज पाकिस्तान में जो है वो हवाले हो जाएगी। दैट्स अ वेरी गुड न्यूज़। थैंक यू सो मच फवाद चॉइस हमारे साथ मौजूद थे। और ये है कि मेड इन पाकिस्तान वेंटिलेटर्स इंशाल्लाह इसी हफ्ते एनडीएमए के हवाले भी कर दिए जाएंगे। ना सिर्फ ये बल्कि वो अमला जो कि इसको ऑपरेट करता है उनको भी तरबियत दी जाएगी। और ऑक्सीमीटर्स के हवाले से शफात, यू रेज्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मार्केट में ऑक्सीमीटर ना होने के बराबर है, जो मिल रहा है ब्लैक में मिल रहा है। एग्जैक्टली मतलब ऑक्सीमीटर और ऑक्सीजनेटर्स जो हैं वो हर घर में हॉस्पिटल्स को चाहिए। ऑक्सीजनेटर्स में खास तौर पे क्योंकि जब पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल बड़ी तेज़ी से नीचे गिरता है तो उस वक्त में उसको एक सेकेंडरी और टर्शरी केयर की ज़रूरत होती है और वो हॉस्पिटल के पास जो इक्विपमेंट है वो बड़ी शॉर्टेज आ रही है उसकी और ऑक्सीजनेटर्स मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अब इंशाल्लाह विद इन 30 to 35 डेज फवाद चौधरी का कहना है कि ये चीज़ें पाकिस्तान खुद मैन्युफैक्चर करेगा। इंशाल्लाह। आगे बढ़ते हैं जी और आगे एक और अच्छी खबर आपको दें कि पाकिस्तान ने जज्बे खैर सगाली के तौर पर करतारपुर राहदारी खोल दी है। महाराजा रंजीत सिंह की बरसी पर सिख यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी है, लेकिन भारत की दुश्मनी और इंतहा पसंदी ने सिख बिरादरी को बहुत ज़्यादा मायूस कर दिया। भारत ने पाकिस्तान की पेशकश को कबूल नहीं किया जिसके बायस भारत से सिख यात्री तकरीब में शिरकत से महरूम हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इंसानी हकूक़ पंजाब जनाब महेंद्रपाल सिंह जी, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। सर बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। महेंद्र जी ये बताइएगा कि जिस तरह से अब करतारपुर राहदारी को एक बार फिर खोला गया है और यहाँ पे हम अपनी बाहें फैलाए खड़े हैं कि सिख यात्री यहाँ पे आएँ और अपने गुरु के दर्शन करें, लेकिन उसके बावजूद भारत की तरफ से बड़ी हठधर्मी का मुजाहरा किया जा रहा है और उन्होंने इनकार कर दिया है कि जी हम अपने जो यात्री हैं उनको यहाँ आने की इजाज़त नहीं देंगे। क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया शफात, आपने इस टॉपिक को लिया। हिंदुस्तान का सबको पता है हिंदुस्तान पूरी दुनिया जानती है और अब तो उसको चाइना ने भी सबक सिखा दिया है थोड़ा सा, तो अब उसे पता चल गया। लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि हिंदुस्तान ने हमेशा हठधर्मी से जो है वो काम लिया। जब करतारपुर राहदारी को खोलने की कोशिश की तब भी वो लगातार डिलेइंग टैक्टिक्स, बहानेबाजी करता रहा, लेकिन सिखों के प्रेशर के ऊपर उनको हिंदुस्तान खोलना पड़ा। ये करतारपुर राहदारी हिंदुस्तान की तरफ से इनको खोलनी पड़ी है। लेकिन अब जब ये कोरोना की वजह से ये बंद हुआ तो इन्होंने जैसे अब कल ये बहाना बनाया कि 2 दिन की जो तैयारी किसने करनी थी? तैयारी तो हमने करनी थी कि जब हमारे पास लोगों ने आना था। जब हम 2 दिन के अंदर तैयारी कर सकते हैं, जब 2 दिन के अंदर करतारपुर राहदारी जो है वो खोल के करतारपुर साहब गुरुद्वारा जो है वो सिखों के लिए उनकी वेलकम के लिए तैयारी कर सकते हैं। आपने देखा जुल्फी बुखारी ने उनको वेलकम किया, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने इनको वेलकम किया। तो ये तो बड़ा आसान काम था हिंदुस्तान के लिए, लेकिन यहाँ से साफ ज़ाहिर होता है कि हिंदुस्तान जो है वो अपनी हठधर्मी से बाहर नहीं आ रहा और वो अपनी जो उनकी एक करतारपुर राहदारी उनके लिए एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ कि मौत के बराबर है हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि पूरी दुनिया को पता चल गया कि सिख जो है वो पाकिस्तान में ज़्यादा खुश हैं, सिख जो है वो पाकिस्तान की पॉलिसी से ज़्यादा खुश हैं और पाकिस्तान जो है वो सिखों के लिए बेहतर इंतजाम करता है, वो बेहतर दोस्ती का जो एक ताल्लुक है सिख मुस्लिम दोस्ती का, उस ताल्लुक को निभा रहा है। तभी हमने देखा कि भारत से कितनी बड़ी तादाद में सिख यात्री पाकिस्तान आते थे यहाँ पर करतारपुर राहदारी में। मुझे ये बताएगा कि ये तो कुछ सरहदों की बात भी नहीं है, इससे तो रिलीजियस सेंटिमेंट आपके अटैच्ड हैं। बड़ी बड़ी आगे तकरीबात आने वाली हैं, हमने ये बॉर्डर खोल दिया है ताकि सिख यात्री बड़े आराम से आके दिल टूटे हार्ट कॉन्टेंट जितने आराम से वो करना चाहें वो अपनी तमाम मजहबी रसूमात अदा कर सकें। सिख यात्रियों का इस वक्त कितने मायूस हैं वो भारत की गवर्नमेंट से? जी बिल्कुल, सिख यात्री इंतहाई ज्यादा मायूस हुए इस बात के ऊपर, क्योंकि महाराजा रंजीत सिंह जो है वो सिख जो है अंपायर रहे हैं और उन्होंने पंजाब के ऊपर हुकूमत की है। और यही दुख जो है हिंदुस्तान को भी है कि सिख जो है एक दफा फिर कहीं पंजाब के ऊपर हुकूमत ना करना शुरू कर दें, क्योंकि हिंदुस्तान के पंजाब में जिस तरह के खालिस्तान की एक वो चल रही है तो वो ये चीजें उनको डिस्टर्ब कर रही हैं। इसी वजह से बहुत सारे हिंदुस्तान में रहने वाले सिख, उनको इस बात की खुशी हुई, क्योंकि जाहिर बात है इजाजत तो पाकिस्तान ने देनी थी,
पाकिस्तान ने उनको आने की इजाजत दी कि आप आए और करतारपुर साहब में आके आप महाराजा रंजीत सिंह की बरसी को मनाएं। और ये बहुत बड़ा एक पैगाम था कि आप एक इवेंट के लिए हमने, क्योंकि कोविड के उसके अंदर SOPs को भी हमने बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करना था। अभी भी ज़हनी माजूरी का शिकार है। बहुत शुक्रिया जी, महेंद्र पाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। इससे क्या जरा मायूस में छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं बाखबर सवेरा में। कौमी क्रिकेट टीम का स्क्वाड इंग्लैंड में कोविड-19 टेस्टिंग का अमल मुकम्मल कर चुका है और स्क्वाड में शामिल 20 खिलाड़ियों और 12 टीम ऑफिशियल्स के इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के मेडिकल पैनल ने उनके सैंपल्स ले लिए, जिनके रिजल्ट्स इंशाल्लाह आज शाम तक आएंगे। और इसी वाले से मजीद बात करेंगे हमारे साथ मौजूद सीनियर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब, वेलकम टू बाखबर सवेरा। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो उन्होंने कॉम्बिनेशन बनाए हैं ये आपको कैसे लग रहे हैं? पाकिस्तान टीम के कॉम्बिनेशन तो पाकिस्तान टीम का कॉम्बिनेशन अच्छा है और जब पाकिस्तान 300-350 स्कोर करेगा इंग्लैंड के खिलाफ तो इंग्लैंड को वो काफ़ी मसाइल डालेगा, इसलिए कि पाकिस्तान की बॉलिंग अच्छी है। 3 नौजवान फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और मोहम्मद अब्बास को पहले का भी तजुर्बा है, बाकी 2 थोड़े चूजे हैं लेकिन बॉलर बहुत ही अच्छे हैं। शाहीन शाह अफरीदी लंबा तड़ंगा यॉर्करें मारता है और नसीम शाह बहुत ही अच्छा बॉलर हमें मिला है, बहुत ही यंग है और उसको इंग्लैंड में अब जाके काफ़ी विकेटें मिलने वाली हैं। तीनों बॉलर्स नए बॉल के बॉलर्स हैं, बॉल पे सलाइवा लगाने की ममानियत है। 5 से 10 ओवरों के बाद बॉल सीधा हो जाएगा और आगे पूरा टेस्ट मैच है। 35 ओवर तक नया बॉल नहीं मिलेगा। क्या लगता है आपको? बड़े मुझे लगता है रन्स के पहाड़ खड़े होने वाले हैं। रन्स बिल्कुल बनेंगे शफात, इसलिए कि इंग्लैंड के 2 हाफ होते हैं क्रिकेट के समर के। एक होता है अप्रैल मई जून जो बहुत वेट होता है, उसमें गेंद गीली रहती है और फिर जुलाई अगस्त सितंबर वो काफ़ी ड्राई होता है। उस ड्राई वेदर में ज़्यादा स्विंग भी नहीं होती लेकिन उस ड्राई वेदर में गेंद स्पिन होती है। और जो साउथहैम्पटन का ग्राउंड है जहाँ पाकिस्तान ने 2 टेस्ट मैचेस खेले हैं वो ग्राउंड ऐसा है कि जहाँ पे स्पिन भी होती है। तो पाकिस्तान का अच्छा खासा चांस है जब पाकिस्तान रन बनाएगा, जब पाकिस्तान जीतने की पोजीशन में आएगा। और सलाइवा लगाने से कोई इतना फर्क शुरू में नहीं पड़ेगा। हाँ, बॉल जब होल्ड हो जाएगी तो उस वक्त थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, लेकिन 2 दफ़ा लगाने की इजाज़त है। अगर 2 दफ़ा लगाए उसके बाद फाइन होगा, फाइन भुगत में 2-3 दफ़ा 5-5 रन का। अच्छा शाहिद साहब, इस बार तो यूनुस खान भी साथ गए एज ए बैटिंग कोच, तो कितनी तवक्को आते हैं कि क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली भी हैं, थोड़ा बहुत डांटते भी अपने तरीके से, कि कितने अच्छे जलिन हो सकेगी टीम और कितनी अच्छी परफॉर्मेंस टीम दे सकेगी? यूनुस बहुत ही अच्छा कोच साबित होगा इंशाल्लाह और उसमें बड़ा चेंज आया है। उसने खुद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं पिछले 2 साल से जो चैरिटी वर्क कर रहा हूँ उसमें मेरे अंदर बड़ी ह्यूमिलिटी आई है। थोड़ा टेम्परामेंटल था पहले यूनुस, ज़रा सी बात होती थी छोड़ के चला जाता था, लेकिन इस दफ़ा मैंने नोट किया, मैंने 2 दफ़ा उनसे बात की और दोनों दफ़ा मैंने देखा कि उनमें बड़ी ह्यूमिलिटी आई है और वो अब ऐसा नहीं करेंगे इंशाल्लाह। उन्हें पता है कि पाकिस्तान को उनकी ज़रूरत है और स्पेशली इंग्लैंड में ज़रूरत है। उसके बाद भी फिर अगर उनको मुस्तकिल बुनियादों पर रखा जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो यूनुस से काफ़ी फ़र्क पड़ेगा जब वो अपनी नॉलेज ट्रांसफॉर्म करेंगे। लेट खेलना है इंग्लैंड में, बैक फुट पे ज़्यादा खेलना है इंग्लैंड में, सारी चीज़ें जब वो बताएंगे तो यकीनन खिलाड़ियों के ऊपर एक अच्छा तासुर पड़ेगा। जब एक ग्रेट जिसके 10,099 रन हों, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा रन हों और वो एक रोल मॉडल हो, जब वो बताएगा तो यकीनन फ़र्क पड़ेगा और लड़के सुनेंगे। अच्छा मेरे हिसाब से फ़ायदा होगा उसका। अच्छा, अब तमाशाई नहीं होंगे, होटल जो है वो ग्राउंड के अंदर ही होगा। आपको लगता है इससे टीम की परफॉर्मेंस पे या मैच के टेम्परामेंट पे कोई फ़र्क पड़ेगा? आपको लगता है कि मैच एग्रेसिव होंगे या डिले होंगे बिकॉज ऑफ दिस थिंग? देखिए, जब ये 3 टेस्ट मैच पहले वेस्ट इंडीज़ के होंगे ना, 8 जुलाई से पहला टेस्ट मैच शुरू हो रहा है। पहला टेस्ट होगा 8 से, दूसरा 16 से, तीसरा 24 से। जुलाई में ये जब 3 टेस्ट मैच खत्म हो जाएंगे, थोड़ा कोरोना भी भागेगा क्रिकेट से डर कर, तो जब वो क्रिकेट से डर कर कोरोना भागेगा तो थोड़े थोड़े क्राउड अलाउ करेंगे। मुझे लग रहा है सेकंड टेस्ट मैच जो वेस्ट इंडीज़ का होगा उसमें 5 से 8 हज़ार का क्राउड आएगा। फिर जैसे जैसे पाकिस्तान का टेस्ट मैच 5 अगस्त तक आएगा तो क्राउड भी जाएगा और इंशाल्लाह हम भी उस क्राउड में शामिल हो जाएंगे, ऐसा लग रहा है, ऐसी उम्मीद है। तो जब क्राउड आएगा तो फिर थोड़ा फायदा होगा। पाकिस्तान को क्राउड का इतना इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा कि पाकिस्तान यूएई में और पाकिस्तान में जो टेस्ट मैच खेलता है उसमें इतना क्राउड नहीं आता था। इंग्लैंड को फर्क पड़ेगा तो इसलिए सपोर्टर्स की कमी होगी। इंग्लैंड के बहुत शुक्रिया जी शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद।
और अल्लाह करे जल्दी कोविड भागे, ताकि जो ग्राउंड की जो सही रौनक है, जो उस वक्त शायकीन मौजूद होते हैं, वो दोबारा से आ सकें। तो जनाब अब वक्त हो गया है आपसे इजाज़त चाहने का। इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और शफात अली और मदिया नकवी को दीजिए इजाज़त। शादरी आबादरी, अल्लाह हाफिज़।